की शुरुआत 1820 में होती है, जहां पर हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसे एक आदमी पीट रहा होता है। वो बच्ची अपने भाई को बुला रही होती है और कह रही होती है कि मेरी मदद करो, लेकिन जो उसका भाई होता है वो बेबस और लाचार होता है। वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा होता है और हमें बताया जाता है कि उसका नाम होता है चिंता। उसके बाद वो आदमी उस लड़की के बाल पकड़ता है और उसको एक साइड की कोने की जगह में फेंक के आ जाता है और उसे कह रहा होता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और हमें बताया जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं, उसका डैड ही होता है। उसके बाद जिंदा अपनी बहन को भरी बारिश में ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो उस जगह पर पहुंच भी जाता है। उसकी बहन कह रही होती है कि आप मेरे पास मत आओ और वो जोर जोर से रो भी रही होती है और कहती है कि आप अगर मेरे पास आओगे तो आपको भी डैडी पीटेंगे। लेकिन जिंदा इन चीजों पर ध्यान नहीं देता है और वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से भाग चलना चाहिए। वहाँ का मौसम ठंडा होता है और ऊपर से बारिश भी गिर रही होती है। वो सिर छुपाने के लिए एक जगह ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके पास कुछ भी नहीं होता है। पर वो इस बात से खुश होते हैं कि वो एक साथ हैं। उन लोगों ने खाना खाया नहीं होता है, जिसकी वजह से जो उसकी बहन होती है वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसे देखने के बाद चिंता यहाँ पर घबरा जाता है, लेकिन वो भी वहाँ पर बेहोश होने लगता है। तभी उसे एक आदमी की परछाई दिख रही होती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जब सुबह होती है तो वही आदमी उसको कंधे में उठाकर ले जा रहा होता है और उसकी जो बहन होती है वो भी उसके साथ होती है। फिर वो एक विलेज में पहुंच जाते हैं और हमें बताया जाता है ये जो विलेज है यहाँ पर तरह तरह की कटाना बनाई जाती है, बिल्कुल डीमन स्लेयर में जैसे बनाई जाती थी। और वहाँ पर एक विलेज था जिसका नाम था शॉर्ट स्मिथ विलेज और इस विलेज का भी वही नाम होता है। वो आदमी उन दोनों को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ पर उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही थी। वो जैसा ही आता है वो उसे गले लगा लेती है और जो वो आदमी होता है वो अपनी बेटी को कह रहा होता है कि ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे और ये अब से हमारे परिवार का एक हिस्सा है। उसके बाद जो वो लड़की होती है उसका नाम शिरायुकी होता है। वो जिंता के पास जाती है। वो दोनों भाई बहन भी अपना नाम बता रहे होते हैं शिरायुकी को और जो शिरायुकी होती है वो जिंता से बड़े अच्छे से बात कर रही होती है। ये देखने के बाद उसकी जो बहन होती है वो थोड़ा सा जेलस फील कर रही होती है। फिर हमें बताया जाता है जो शिरायुकी के डैड हैं वो इस विलेज की सेफ्टी करते हैं। वो एक तरह से इस विलेज के गार्ड हैं जिन्हें नींद नहीं आ रही होती है और वो अपनी तलवार को देख रहे होते हैं और उसमें धार लगा रहे होते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जिंदा होता है वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वहीं पर शिरायुकी भी आई होती है उसे देखने के लिए। शिरायुकी उन्हें कह रही होती है कि नहाने का वक्त हो गया है। उसके बाद वो लोग एक लेक पे जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनके दोस्त भी बन जाते हैं। खेलने कूदने के बाद वो लोग घर जा रहे होते हैं, तभी उस बंदी की यानी जो उनकी नई दोस्त थी उसकी मम्मी लेने आ जाती है। जब शिरायुकी अपने नए दोस्त की मॉम को देखती है तो वो थोड़ा सा भावुक हो जाती है। फिर वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर जिंता उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारी मॉम का नाम युकासे है। तो शिरायुकी बता रही होती है कि हाँ, और वो इस गाँव के मुखिया की पत्नी है। और हमें ये भी बताया जाता है कि वो एक फायर टेम्पल में प्रीस्ट में है, जिसकी वजह से उनको रिचुअल को फॉलो करना पड़ता है और वो नॉर्मल लोगों से बातचीत नहीं कर सकती है, इसलिए उनका गांव में आना जाना बहुत ज्यादा कम होता है। और वो अपनी बेटी से बहुत सालों से नहीं मिली होती है, इसकी वजह से शिरायुकी बहुत ज्यादा उदास हो रही होती है। तो जिंता यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम उनकी बहुत अच्छी बेटी हो। और वो शुक्रिया भी कह रहा होता है कि उनकी परमिशन की वजह से उन दोनों भाई बहनों को यहाँ पर रुकने का मौका मिला। उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता शिरायुकी के डैड के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो वहाँ पर हर बार हार रहा होता है और उदास होकर कह रहा होता है कि वो अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान देता है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है। इन बातों को सुनने के बाद जो वो शिरायुकी के डैड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, तुम बस उन चीजों को देख नहीं पा रहे हो। उसके बाद वो अपने काम के लिए निकल रहे होते हैं जहाँ पर शिरायुकी उनकी तलवार को दे देती है, जिसके बाद वो जिंता के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम इतना उदास क्यों हो और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ तो तुम्हें मैं चेयर अप जरूर करूंगी। वहीं पर सूजने भी आ जाती है। दोनों बहनें अपने भाई को अच्छे से चेयर अप करती है और वो स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो कहती है कि खाने का समय हो गया है। फिर हमें कुछ और सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता काफी बड़ा हो गया होता है और वहाँ पर जो प्रिज्म होती है वो जिंता की काफी ज्यादा तारीफ
तारीफ कर रही होती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो जिंता है उसने अपनी डीमन स्लिंग स्किल को बहुत अच्छे से मास्टर कर लिया है। एक दिन यहाँ पर डीमन आ गया था और वो अपना रूप बदलकर यहाँ पर हमारे बीच घूम रहा था, जिसे जिंता ने बड़े आराम से ढूंढा और मार दिया। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो डीमंस है उनकी उम्र 1000 साल होती है और अगर उन्हें अमर होना है तो उसके लिए एक जवान प्रीस्ट का गोश्त खाना होगा। और कुछ साल पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। एक डीमन ने एक जवान प्रीस्ट का गोश्त खा लिया था और वो और कोई नहीं, वो शिरायुकी की मॉम होती है। एक डीमन ने युकासे का गोश्त खाने के बाद वो अमर हो गया था, जिसके बाद उसे मारने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन शिरायुकी के जो डैड होते हैं उन्होंने अपना सैक्रिफाइस दिया और उस डीमन को मार दिया। वहीं पर प्रिज्म बैठी होती है। उनमें से एक प्रिज्म कह रही होती है कि डीमन का मकसद है द ग्रेट स्वॉर्ड, याराना को वो हथियाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है ये बहुत ज्यादा रेयर है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही होती है और ये इशू की वंश में पास ऑन होती है। और ये जो स्वॉर्ड है इसे बेस्ट स्मिथिंग टेक्निक का यूज करके बनाया गया है और यही उनका प्लान है कि ये स्वॉर्ड पाकर वो बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। तो वहाँ पर एक योमासा नाम का बंदा बैठा होता है और कह रहा होता है कि डीमन अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी यानी कि प्रिस्ट की रक्षा के लिए 2 सेंटिनल्स यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद योमासा जिंता का मजाक उड़ा रहा होता है, उसे तो बस तलवार ही चलाना आती है, बाकी वो दिमाग का यूज तो बिल्कुल करना नहीं जानता है। और जो वहाँ पर प्रिस्ट बैठी होती है वो कह रही होती है कि सब शांत हो जाओ और हमें बताया जाता है कि ये जो प्रिस्ट में ये और कोई नहीं शिरायुकी होती है, जो कि यहाँ की प्रिस्ट में होती है। और वो कहती है कि अब मीटिंग यहाँ पर खत्म होती है। मीटिंग खत्म होने के बाद वहाँ पर सब चले जाते हैं, लेकिन जिंता वहीं रुकता है और जो हमारी प्रिंसेस होती है वो अपने पर्दे से बाहर आती है और जिंता को कह रही होती है कि तुम तो मुझे प्रिंसेस मत बुलाओ, तुम ही एक बंदे बचे हो जो कि उसके असल नाम से बुला सकता है। तो जिंता कहता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से ही बुलाऊंगा। तो इन बातों से जो शिरायुकी होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो बता रही होती है कि इस प्रिंसेस रूम में तो उसमें भी रुकी है और वो थोड़े ही दूर एक रूम में सो रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो एज है वो बिल्कुल बच्चों जैसी होती है, उसकी एज नहीं बड़ी होती है। तो जिंता कह रहा होता है कि सुजुमे को यहाँ पर नहीं आना चाहिए, मैंने उसको कितनी बार मना किया था। तो शिरायुकी कह रही होती है कि तुम जब से डीमन हंटर बने हो तो तुम्हें घर जाने का मौका ही नहीं मिलता है, इसलिए वो यहाँ पर आ जाती है। वहीं पर सुजुने उठती है और जिंता को कहती है कि वेलकम होम। फिर जिंता उसे डांटने लगता है कि यहाँ के रूल को मत तोड़ो, तुम बार बार इधर आ जाती हो, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। तो सुजुने कहती है कि अगली बार से वो यहाँ पर नहीं आएगी और वो वहाँ से चली जाती है। जिस पर जो शिरायुकी होती है वो कह रही होती है कि सुजुने कितनी प्यारी है। तो जिंता कहता है वो प्यारी तो है लेकिन शरारती भी बहुत है। जिसके बाद वहाँ पर एक सोल्जर आता है और वो पूछ रहा होता है कि आपने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या विचार किया। तो जिंता उनके पास जाता है और उन्हें जाने को कह रहा होता है, लेकिन जो प्रिंसेस होती है यानी कि शिरायुकी वो जिंता को बाहर जाने को कहती है और उसे रोकते हुए कहती है कि तुम यहाँ के रखवाले हो तो तुम्हें यहाँ पे हर बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिरायुकी के डैड और मॉम गुजर जाते हैं। उसके बाद शिरायुकी जिंता को बता रही होती है कि वो भी एक प्रिस्ट में बनने वाली है, क्योंकि उसके मॉम के गुजर जाने के बाद इस गांव की पूरी जिम्मेदारी शिरायुकी के पास आ जाती है। तो इस पर जिंता कहता है कि मैं तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन जिंता ये भी कहता है कि वो यहाँ पर हार नहीं मानेगा, वो अपनी पूरी मेहनत से डीमन हंटर बनेगा और प्रिस्ट का एक रखवाला बनेगा और एक दिन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इन बातों से जो शिरायुकी होती है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखें भर आती है। और उसके बाद हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं। जिंता इन बातों को याद करते हुए वहाँ से चले जाता है। उसके बाद हमें 2 डीमन को दिखाया जाता है जो कि प्लान बना के आए होते हैं, वो सुजुमे को उठाकर ले जाएंगे। उसके बाद सुबह हो जाती है और जिंता उठ जाता है, वहीं पर सुजुने भी उठ जाती है। जिंता उसे बता रहा होता है कि आज दोपहर तक वो यहीं पर रुकेगा और तुम्हारे साथ टाइम बिताएगा। इन बातों से सुजुमे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हमें बताया जाता है जो सुजुमे है उसकी एज क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि वो एक डीमन है। उसकी जो राइट वाली आंख है वो लाल हो गई है, वो एक दिन डीमन बन गई थी, जिसकी वजह से उसको आंखों में बत्ती बांधकर घूमना पड़ता है। और दूसरी तरफ जो प्रिंसेस होती है यानी कि शिरायुकी वो छुपते छुपाते उनके घर पर आ जाती है और वो जिंता के साथ टाइम बिताना चाहती है। और ये
देखने के बाद जो जिंता होता है वो पुरानी बातों को याद तो करता है, लेकिन जब वो प्रेजेंट टाइम को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश है। उसके बाद वो तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो सूजने होती है वो अपनी शरारतें दिखा रही होती है, जिसकी वजह से जिंता को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा। तो इन बातों पर जो शिरायुकी होती है वो कहती है कि तुम सूजने को कभी मार ही नहीं सकते हो। तो इस बात पर जो जिंता होता है वो सीरियसली ले लेता है और कहता है कि एक दिन तो उसको मारना ही होगा। ऐसा वो कह रहा होता है क्योंकि वो एक बड़ा भाई है और वो उसकी शरारतों को रोकेगा, और वो बताता है कि कभी कभी भाई को स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है। तभी जो सूजने होती है वो अपना गाल आगे करती है और क्यूट सी स्माइल देती है, जिसकी वजह से जिंता उसको मार नहीं पाता है। और उसके बाद जो जैसा कि तय हुआ था, जिंता घर में आधा दिन बिताएगा। उसके बाद वो प्रिंसेस यानी कि शिरायुकी के साथ विलेज में घूमने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर एक बंदा उन दोनों को देख लेता है और वो हैरान होता है कि जिंता के साथ एक खूबसूरत लड़की घूम रही है, और ये जो खबर होती है वो पूरे विलेज में फैला देता है। उसके बाद जिंता और शिरायुकी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाने का ऑर्डर दे देते हैं। के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है चितोसे, और वो जिंता की दोस्त होती है। फिर वो पूछ रही होती है कि ये लड़की कौन है, तो जिंता बता रहा होता है कि ये उसकी दोस्त है। उसके बाद दोनों उसको ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद चितोसे वहाँ से चली जाती है। जिंता कह रहा होता है कि चितोसे ने तुम्हें नहीं पहचाना क्योंकि वो तुमसे कई सालों पहले मिली थी और टाइम कितना जल्दी बीत जाता है। वो बताता है कि हम पहले जैसे बातें नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो प्रेस्ट का सेंटिनल है, जिसकी वजह से उसे मर्यादा में रहना पड़ता है और वहाँ पर उसे टाइम नहीं मिलता है। और उसके डैड ने उसे बताया था, यानी कि शिरायुकी के डैड ने उसे कहा था कि टाइम हमेशा स्थिर नहीं रहता है, चीजें हमेशा बदलती रहती है। और वो हमेशा यही कहते हैं कि अपने आप को उन चीजों के हिसाब से डालना होता है। तो शिरायुकी कहती है कि जैसा मेरे डैड कहते थे और जैसी मेरी मॉम थी, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना होगा। जो उन्होंने किया है हमें उनसे बेहतर करना है। उसके बाद चितोसे उनका ऑर्डर लेकर आ जाती है, साथ में वो जिंता के फेवरेट राइस क्रैकर भी लेकर आई होती है, जिन्हें खाने के बाद जिंता कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया बने हैं। चितोसे ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है और वहाँ से चले जाती है। उसके बाद शिरायुकी और जिंता एक लेक के पास आते हैं और शाम हो गई होती है, और वो जिंता का शुक्रिया कह रही होती है कि काफी अरसा बीत गया है एक साथ टाइम को स्पेंड किए हुए, और वो शुक्रिया कह रही होती है जिंता को कि उसने आज का समय उसे दिया। उसके बाद शिरायुकी बता रही होती है कि मुझे कुछ कहना है तुमसे। वो क्योमासा से शादी करना चाहती है, और वो कहती है कि ये डिसीजन उसने नहीं बल्कि गांव के प्रमुख ने लिया है। अब उन्हें इस गांव का वंशज पैदा करना होगा। और जो क्योमासा है वो भी इस गांव का है और उसे यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डीमन है वो काफी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और उसे मारने के लिए कभी भी आ सकते हैं। और गांव के फायदा के लिए वो क्योमासा से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन शिरायुकी कहती है कि वो जिंता को पसंद करती है। वो अगर उसे मौका मिले तो वो उसके साथ शादी करना चाहती है और वो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती है, लेकिन वो जानती है कि तुम नहीं मानोगे, पर उसे लगा तो उसने कह दिया। तो जिंता इस पर कह रहा होता है कि उसने इस पोजीशन में पहुंचने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने शिरायुकी के लिए नहीं बल्कि टेम्पल की प्रिस्ट के लिए ये मेहनत की थी, और उसने ये वादा किया था कि वो उनकी सेफ्टी के लिए अपनी जान भी दे देगा। अगर वो यहाँ पर शिरायुकी के साथ भाग जाता है तो वो अपने आप को कैसे मुंह दिखा पाएगा। इन बातों से शिरायुकी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं, अपनी प्रायोरिटी जानते हैं कि कहाँ पर किसको देना है। और इन बातों से वो काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने उसे नहीं बल्कि विलेज की सेफ्टी को चुना। जिस पर शिरायुकी कहती है कि उसने अपने दिल में जिंता के लिए जगह बनाई है, वो उसे खाली नहीं करेगी, वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। लेकिन जो यहाँ पर उसका फर्ज बनता है यानी कि विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसे मरते दम तक निभाएगी। और जिंता भी कह रहा होता है कि वो तुम्हारी सेफ्टी मरते दम तक करेगा। उसके बाद हमें सूजने को दिखाया जाता है जो कि शांति से बैठी होती है घर में। दूसरी तरफ हमें क्योमासा को दिखाया जाता है जो कि शांति से बैठा होता है और उसके पास एक सोल्जर आता है और वो बता रहा होता है कि विलेज में 2 डीमन घुस गए हैं। तो ये बातों पर वो कहता है कि ये जो काम है डीमन मारने का, ये
इसलिए वो जिंता को देगा और जिंता वहाँ पर आता है, जिस पर क्योमासा उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता है ना। तो जो जिंता होता है वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो क्योमासा कहता है कि ऐसे बोले मत बनो, तुम एकदम शांत हो, तुम्हें पता चल गया है शिरायुकी और मेरी शादी होने वाली है, ये बातें तुम्हें पता है, फिर भी तुम इतना शांत क्यों हो। इस पर जिंता कहता है कि प्रिंसेस ने जो भी डिसीजन लिया होगा वो सोच समझ के लिया होगा और ये सब विलेज की सेफ्टी के लिए है, तो वो बिल्कुल भी अफसोस नहीं कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे शांत रहता है। तो इन बातों से क्योमासा को गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो, तुम इन चीजों को रोक सकते हो लेकिन तुम ट्राई नहीं करना चाहते हो। तो चिंता कहता है कि हाँ वो ऐसा ही है और उसके बाद वो आगे डीमन को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जो सुजुमे होती है वो अपने कमरे में बैठी होती है और उसके पास एक लेडी आती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें चिंता को दिखाया जाता है जो आगे जंगलों में बढ़ रहा होता है और उसके पास एक डीमन आता है। उसके बाद चिंता उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है और वो एक स्ट्राइक उसके ऊपर करता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है। डीमन की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल स्टोन की तरह होती है, जिसकी वजह से जो हमारा चिंता होता है वो बाउंस बैक हो जाता है और वहाँ पर उसको भी चोट लग जाती है, लेकिन वो अपनी चोट पर ध्यान नहीं देता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए बढ़ता है। लेकिन इस बार वो डीमन का हाथ काट देता है और जो डीमन होता है वो कह रहा होता है कि ये इंसान तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसे पता है कि मेरी उम्र कितनी ज्यादा हो सकती है और तुम उन्हीं टेक्निक्स का यूज कर रहे हो जो पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी जाती है, लेकिन इससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो चिंता से पूछता है कि तुम किस लिए अपनी तलवार को उठाए हो। तो चिंता बताता है कि वो लोगों की सेफ्टी के लिए अपनी शॉट को उठाया है। दूसरी तरफ जो सुजुमे होती है उसके सामने एक लेडी होती है, वो कह रही होती है कि तुम अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए तुम अभी तक इंसान बनी हुई हो, अगर तुम्हारे मन से उसका प्यार खत्म हो जाएगा तो तुम भी डीमन बन जाओगी। उसके बाद वो डीमन बता रही होती है कि तुम्हारे भाई को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, अगर तुम उसकी सेफ्टी चाहती हो तो तुम मेरी बातें मानोगी और ये जो मैं तुम्हें पावर देने वाली हूँ उसे अपनाओगी। लेकिन सुजुमे उसके ऑफर को मना कर देती है। जो डीमन लेडी होती है वो सुजुमे के पास आती है, उसके माथे पे एक उंगली रखती है और उसे फ्यूचर दिखाने लगती है। जो शिरायुकी होती है उसकी शादी क्योमासा से हो जाती है। उसके बाद का अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिरायुकी अपने कपड़े उतार रही होती है और क्योमासा के साथ होती है, जो कि शादी के बाद का दृश्य होता है। और ये देखने के बाद जो सुजुमे होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और परेशान होने लगती है और उसे कहने लगती है कि ये सब नहीं हो सकता है। इन बातों पर जो डीमन लेडी होती है वो कहती है कि मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। तो डीमन लेडी कहती है कि क्या विचार है तुम्हारे, हाथ मिलाना चाहोगी, वो पावर को एक्सेप्ट करना चाहोगी। तो सुजुमे बिल्कुल भी नहीं सोचती है क्योंकि वो दृश्य को देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा गई होती है, इसलिए वो उसके साथ हाथ मिला लेती है क्योंकि वो अपने भाई को बचाना चाहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें जिंता को दिखाया जाता है जो वो डीमन से पिट रहा होता है और दूर जाके एक रिवर पर गिरता है और उसके बाद वो उठता है और डीमन से एक सवाल पूछ रहा होता है कि तुम इंसानों को चोट क्यों पहुंचाते हो। तो डीमन उसका जवाब देते हुए कहता है कि हमें ये सब करना बहुत ज्यादा पसंद है और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हम डीमन के काम के। उसके बाद जो जिंता होता है वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपनी तलवार के साथ रेडी होता है, लेकिन जो डीमन होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके हाथ को काट देता है और साथ में उसकी शॉट को भी तोड़ देता है। लेकिन जिंता उस टूटी हुई तलवार से उस डीमन के ऊपर यानी उसके हार्ट पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो वो डीमन होता है वो वहाँ पर मर जाता है। लेकिन जाते जाते वो कह रहा होता है कि उसको जो काम मिला था उसने पूरा किया, अब 170 साल बाद डीमन की एक ऐसी प्रजाति आएगी जो इस दुनिया पर राज करेगी। फिर जिंता उसके पास आता है और उसकी आंखों को देखता है, जिसकी वजह से उसको सूझने की याद आती है और वहीं पर जो डीमन होता है वो कह रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और वो जिंता का सर पकड़ लेता है और दबाने लगता है, जिसकी वजह से जिंता वहाँ पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो क्योमासा होता है वो शिरायुकी का फायदा यानी कि मौके का फायदा उठा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि हमारे रूम के आसपास कोई भी नहीं है, हमें ये चीजें कर लेनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो शिरायुकी होती है वो काफी ज्यादा उदास होती है, उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो जिंता को याद कर रही
रही होती है, लेकिन वो विलेज की सेफ्टी के लिए वो चीजें भी करेगी जो उससे बन पड़ता है। लेकिन अगर वो यहाँ पे अपने आप को रोकती है तो वो विलेज के साथ धोखा करेगी, अपने फर्ज के साथ धोखा करेगी। इसलिए वो अपना काम जानती है तो वो आगे बढ़ रही होती है और वो कियोमासा को किस करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जो कियोमासा होता है वो कह रहा होता है वो तो बस उसे आजमाना चाहता था, लेकिन ये तो सीरियस हो गई, ये दोनों तो बहुत बड़े पागल हैं। तभी वहाँ पर डीमन की एंट्री होती है, वो भी सूझने के साथ, और दूसरी तरफ जो जिंटा होता है वो होश में आ जाता है और उसका जो हाथ होता है वो भी वापिस आ जाता है और उसे याद आ रही होती है सूझने की। वो तुरंत उठता है और गांव की तरफ बढ़ने लगता है और वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर चारों तरफ आग लगी हुई है। वहीं जो सूझने होती है उसकी आंखें लाल होती है, वो गुस्से में होती है और वो शिरायुकी को कह रही होती है कि तुम तो जिंटा को प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ तो कोई भी चलेगा, तुम अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती हो। वही जिंटा घर पहुँच गया होता है और वो देखता है कि यहाँ पे सूझने नहीं है। विलेज में लोग फायर को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो सूझने गुस्से में होती है वो कह रही होती है कि उसे शिरायुकी से ये उम्मीद नहीं थी, वो भी अपने भाई से प्यार करती थी, वो भी चाहती थी कि वो अपने भाई की सबसे प्यारी बहन बने, इसलिए उसने अपनी एज उसको वैसा ही रखा जैसा वो पहले थी, जिसकी वजह से वो उसकी छोटी बहन बनकर रहे। लेकिन तुमने यहाँ पर मेरे भाई को धोखा दिया। जिस पर शिरायुकी कहती है कि उसने ये विलेज की भलाई के लिए किया है और वो बताती है कि उसने तुम्हारे भाई को धोखा नहीं दिया है, उसे सब कुछ बताया है और समझाया है और वो भी जानता है कि मैं सही डिसीजन ली हूँ। और वो कह रही होती है कि मैंने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने हर एक वो चीजें छोड़ दी। वो चाहती थी कि जिंटा जो चाहता है वो उसे मिले, लेकिन यहाँ पर उसके साथ धोखा हो रहा है। और वो ये भी कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। उसके बाद वो जोर जोर से हंस रही होती है। पीछे से डीमन लेडी उसको भड़का रही होती है, सारी मुसीबत की जड़ यही लड़की है, इसे खत्म कर दो क्योंकि इसने तुम्हारे भाई को धोखा दिया है। उसके बाद जो सूझने होती है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके अंदर से ब्लैक ऑरा निकल रहा होता है और वो जितना भी होल्ड बैक करके बैठी है वो सारी चीजों को अवेकन कर लेती है, जिसकी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाती है। वो जितना भी होल्ड बैक करके बैठी थी उसकी वजह से वो अपनी पावर को अवेकन कर लेती है और जिसकी वजह से उसकी एज बढ़ जाती है। फिर जो कियोमासा होता है वो प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए आगे आता है तो डीमन लेडी उसे लात मारती है और कहती है कि ये दो लड़कियों के बीच में तुम कहाँ आ रहे हो। डीमन लेडी उसे कह रही होती है कि इसे खत्म कर दो, लेकिन उसकी तलवार से जिसकी वो सुरक्षा करती है, जिसके साथ ही उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी और वो भी बहुत ज्यादा खुश होगी। उसके बाद जो डीमन लेडी होती है वो कियोमासा को दूर लेकर जा रही होती है। दूसरी तरफ जो जिंटा होता है वो भी वहाँ पर पहुँच गया ही होता है और जो शिरायुकी होती है वो भागते हुए जिंटा के पास जा रही होती है। जब वो उसे गले लगाती है तो सूजने उसका सर धड़ से अलग कर देती है और उसके बाद वो उसकी बॉडी पर लगातार बैक टू बैक तलवार मार रही होती है और भैया को कह रही होती है कि आप ठीक तो है ना, अब आप खुश रहेंगे क्योंकि मैंने इस लड़की को खत्म कर दिया है। जिंटा उससे पूछ रहा होता है कि तुम हो कौन और तुमने शिरायोशी के साथ ऐसा क्यों किया। तो सूजने कह रही होती है कि वो आपकी बहन है और ये लड़की आपके प्यार को धोखा दे रही थी, इसलिए उसने इसको मार दिया। जिस पर चिंता कह रहा होता है वो भी रोते हुए कि तुम्हें जिसने पाला, तुम्हारी देखभाल की, तुमने उसे धोखा दे दिया और साथ में तुमने उस लड़की को मार दिया जिसकी रक्षा वो करता था, यानी कि शिरायुकी की। जिंटा उदास होते हुए ये भी कह रहा होता है कि सूजने उसी दिन खत्म हो गई थी जब उसने उसको यार्ड के पास देखा था। उसकी लाल आंखें वो एक डीमन में कन्वर्ट हो चुकी थी। उसके बाद वो अपनी बहन को बुलाते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन जो सूजने होती है वो काफी ज्यादा ताकतवर होती है और उसके हमले की वजह से जिंटा की जो तलवार होती है वो टूट जाती है। और दूसरी तरफ जो जिंटा होता है उसका हाथ भी डीमन में बदलने लगता है, मतलब कि उसके पास भी डीमन की पावर आने लगती है और उसे याद आ रहा होता है कि अभी जिससे उसने फाइट की थी उसी डीमन की तरफ वो भी बनते जा रहा है। दूसरी तरफ जो सूजने होती है वो कह रही होती है कि ये आपको धोखा दे रही थी इसलिए मैंने इसको मार दिया, तो आप खुश क्यों नहीं है और आप मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। तो इस पर जिंदा कहता है कि तुम यहाँ पर चुप हो जाओ, तुम बेकार की बातें कर रही हो। जिस पर सूजने कह रही होती है कि आप भी उनके जैसे निकले, आप मुझे
मुझे डांट रहे हैं और आप मुझे वो बातें कह रहे हैं जो लोग अक्सर कहा करते थे और छोड़कर चले जाते थे। और वो वहाँ पर रोने लगती है और कहने लगती है कि आपने भी मुझे धोखा दिया। इसलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो अपनी स्पीड बढ़ाती है और लाइटनिंग की स्पीड से जिंता के ऊपर अटैक कर रही होती है। जिंता उसके मूव को पढ़ नहीं पा रहा होता है और जो सूजने होती है वो मौके का फायदा उठाते हुए अपने हाथ को जिंता के पेट में घुसा देती है। और फिर जब वो निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं रहा होता है, जिंता मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक जोर का पंच मारता है जिससे जो सूजने होती है वो काफी दूर जाकर गिरती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ होता है। वो जिंदा उठ जाती है और ये देखने के बाद जिंता को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना सबसे खतरनाक अटैक उसके ऊपर करने के लिए आगे बढ़ता है। अगर वो अटैक सूजने को वहाँ पर लगता तो वो वहीं पे खत्म हो जाती, जिसमें वो डीमन लेडी आ जाती है जिसकी वजह से जो सूजने होती है वो वहाँ पर बच जाती है। अगर वो अटैक सूजने को लगता तो वो वहीं खत्म हो जाती। उसके बाद जो जिंदा होता है वो अपना हाथ निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डीमन लेडी उस हाथ रिलीज नहीं कर रही होती है और वो सूजने को कह रही होती है कि तुम यहाँ से जाओ, बाकी का मैं संभाल लूंगी। और सूजने जाते जाते कहती है कि वो इस दुनिया से नफरत करती है, उसकी हर एक चीज इस दुनिया ने छीन ली, इसलिए अब वो इस दुनिया को खत्म कर देगी, लेकिन लास्ट में वो अपने भैया से जरूर मिलने आएगी। दूसरी तरफ जो वो डीमन लेडी होती है वो हंस रही होती है और कह रही होती है कि उसका काम तो यहाँ पर हो गया, और वो कह रही होती है कि अब डीमन को कोई मजाक में नहीं लेगा और अब वो खुशी खुशी मर सकती है, क्योंकि वो अटैक जिंता का काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो डीमन वहाँ पर मर जाती है। उसके बाद हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आग को बुझा लिया गया होता है और वही जो हमारा जिंता होता है वो दुख, दर्द और पीड़ा में होता है। उसने जो वादा किया था अपने आप से कि वो प्रेष्ठ को बचाएगा और उसकी रक्षा करेगा, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया और कह रहा होता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की होती तो शायद वो शिरायुकी को बचा लेता, लेकिन अब उसके पास इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा है। फिर हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर आग बुझ गई थी, फिर वो लोग रिपेयरमेंट का काम शुरू कर रहे होते हैं। फिर हमारा जिंता मन बना लेता है कि वो इस गांव को छोड़कर जाएगा। तभी यहाँ पर गांव का मुखिया उसके पास आता है और उससे बातचीत करता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ जाओगे। तो जिंता बता रहा होता है कि वो दूर कहीं ऐसी जगह जाएगा जहाँ पर उसे इन डीमंस का सरदार मिलेगा और वो उसे खत्म कर देगा, जिससे यहाँ की शांति वापिस लौट आएगी। अगर उसे मौका मिलता है कि वो बातचीत से चीजों को सॉल्व कर सकता है तो वो उसके लिए भी तैयार होगा। इन बातों को सुनने के बाद जो गाँव का मुखिया होता है वो उसे याराई वाली तलवार दे देता है और कहता है कि तुम नेक बंदे हो, तुम इसके सही हकदार हो। और फिर हमें बताया जाता है कि जिंता उसने अपने प्यार को खो दिया और उसका कारण उसकी बहन थी, और वो आखिर में और हमें बताया जाता है कि ये जो तलवार है पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होते रहती है। अब ये तलवार जिंता को मिलेगी क्योंकि वही उसका सही हकदार है। और प्रमुख यानी कि जो मुखिया होता है वो बता रहा होता है शिरायुकी के मर जाने के कारण वो गाँव की यानी कि टेम्पल की पृष्ठ में थी जो कि इस तलवार की रक्षा कर रही थी, लेकिन अब उसके यहाँ पर नहीं होने के कारण ये तलवार साइड में पड़ी रहेगी और इसका कोई भी काम नहीं रहेगा, इसलिए वो तुम्हें ये देना चाहता है। तो हमारा जिंता उस तलवार को ले लेता है और हमें बताया जाता है कि जो भी ये तलवार ले लेता है यानी कि उस तलवार का हकदार बन जाता है तो रीति रिवाज के साथ उसका नाम भी तय किया जाता है। उसके नाम में कांची ऐड हो जाता है, यानी कि अब जिंता को कहेंगे जिनियो, लेकिन हम उसे जिंता ही कहेंगे। उसके बाद वो आगे बढ़ रहा होता है, तभी गांव का प्रमुख उससे कहता है कि उसको माफ कर देना। वो जानता था कि तुम शिरायुकी से प्यार करते थे, लेकिन उसका पोता भी उससे प्यार करता था, इसलिए उनकी शादी की बात शिरायुकी से की थी, जिसकी वजह से वो वहाँ पर माफी मांग रहा होता है। तो जिंता उनको खड़े करता है और कहता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। फिर वो आगे बढ़ जाता है, तभी वहाँ पर चीतों से आ जाती है और वो रोते हुए कह रही होती है कि जिंता तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तो उसके खातिर मेरे लिए यहाँ पर रुक जाओ। तो जिंता कहता है कि वो एक दिन जरूर आएगा, वो वादा करता है। फिर हमारी जिंता का सफर शुरू होता है। वो कहता है हाँ 170 साल। उसके बाद हमें 170 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा अपनी तलवार के साथ टेम्पल में जा रहा होता है और वहाँ पर एक प्रीस्ट होती है जो कि झाड़ू लगा रही होती है और उसका नाम होता है मीको। उसके बाद हम प्रेजेंट सीन में पहुंच जाते हैं जहाँ
जहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है जो कह रहा होता है उसका नाम जेंजी होता है और वो जनरल स्टोर का काम संभालता है और वहाँ पर उसका मालिक आता है जिंदा से मिलने के लिए। फिर वो अपने क्लर्क को कहता है कि आगे की बातें तुम इसे समझा देना। उसके बाद जो वो काम करने वाला बंदा होता है जिसका नाम जेंजी होता है वो जिंदा को अपना इंट्रोडक्शन देता है और बता रहा होता है कि जो मास्टर है उनकी बेटी को डीमन मारना चाहता है और उनका बर्थडे आने वाला है, वो 13 साल की होने वाली है और उनका नाम है नाट्सू। जेंजी जिंता को बता रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि तुम नाट्सू के बॉडीगार्ड बनोगे क्योंकि नाट्सू को कुछ दिन से डीमन दिखाई दे रहे हैं और वो मास्टर की एक लौती बेटी है और थोड़ा दिन पहले उन्हें पता चला था कि जो डीमन है उसने बताया था कि नाट्सू उसकी बेटी है। उसे ऐसा लगता है इसलिए वो उसे किडनैप करने के लिए यहाँ पर आएगी। तभी वहाँ पर नाट्सू आ जाती है और उसका मुंह बिगड़ा होता है। वो जिंदा को देखकर कह रही होती है तुम ही मेरे बॉडीगार्ड हो ना, तुम्हारी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल सकते हो क्योंकि तुम बेकार में मेरे पैसे बर्बाद करोगे। और वो जानती है कि डीमन को मारना इतना आसान नहीं है और तुम हंटर बनकर घूम रहे हो और वो जानती है कि तुम्हारे प्लान को कि वो तुम हंटर बनकर हर एक घर पे जाते हो और वहाँ से पैसे लेकर आते हो, उन्हें अपना तुम झूठ बताते हो कि तुम हंटर हो और वो यहाँ पर समझ गई है तो यहाँ से तुम निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे। उसके बाद जो नाट्सू होती है वो वहाँ से चले जाती है। फिर रात हो जाता है जहाँ पर जेंजी आता है और कह रहा होता है कि आपने तो बॉडीगार्ड को भगा दिया, आपने उस बॉडीगार्ड को तो भगा दिया लेकिन मैं यहाँ रुक सकता हूँ। आप जानती है कि मैं कहता हूँ मैं उस डीमन से आपकी रक्षा करना चाहता हूँ इसलिए मैं यही रुकूंगा। दूसरी तरफ जो नाट्सू होती है वो काफी ज्यादा उदास बैठी होती है और वो कह रही होती है कि ये डीमंस को मजाक समझते हैं लेकिन उसने सुना है और देखा है उनको। और वो ये भी कह रही होती है कि वो उसे चाहते नहीं है क्योंकि वो उनकी बेटी नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर डीमन की आवाज आने लगती है उसे और जेंजी के सामने एक डीमन आ गया होता है जिसे नाट्सू भी देख रही होती है और काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। वो कहती है कि पहले तो उसकी आवाजें आती थी लेकिन अब वो खुद यहाँ पर प्रकट हो गया है, अब पता नहीं क्या होगा जेंजी का। दूसरी तरफ जो वो डीमन होता है वो जेंजी के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन एंड टाइम पर हमारा जिंदा आ जाता है और उस डीमन का हाथ काट देता है। जिसके बाद जो डीमन होता है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच रहा होता है, बस उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि उसकी बेटी को लौटा दो। उसके बाद जिंदा उसे मार देता है और वहीं पर नाट्सू आती है और पूछती है क्या तुमने डीमन को मार दिया? तो जिंदा कहता है कि नहीं, अभी वो नहीं मरा, अगर वो मरा होता तो उसकी वाइट ऑरा निकलती। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेंसी जिंदा को रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप आज रात यहाँ पर रुक जाए, वो डेविल यानी कि डीमन फिर से आने का। तो जिंदा उससे पूछ रहा होता है कि तुम नाट्सू के बारे में क्या क्या जानते हो, वो सब कुछ बता दो। तो जिंदा बता रहा होता है कि जो मास्टर है वो उसको अडॉप्ट किए हैं क्योंकि जो नाट्सू के पेरेंट्स थे उन्हें डीमन ने मार दिया था और जो मास्टर है वो भी काफी ज्यादा डिप्रेस रहते थे। वो जानते थे कि नाट्सू एक अच्छी लड़की है इसलिए उन्होंने उसे अडॉप्ट किया। उसके बाद वो आगे बता रहा होता है कि जो उनकी वाइफ थी उन्हें एक डीमन ने मार दिया था और उनका जो बेटा था वो यहाँ से भाग गया था, इसलिए वो उस दिन से डीमन को हेट करते हैं। जिंदा समझ जाता है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड और नाट्सू खाना खा रहे होते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा बॉडीगार्ड कैसा है। तो नाट्सू बता रही होती है कि वो बहुत अच्छा है, उसने उसे कल रात डीमन से भी बचाया और इसके लिए आपका शुक्रिया। तो उसके डैड कह रहे होते हैं कि इसमें शुक्रिया कैसा, हर पेरेंट्स का फर्ज बनता है अपने बच्चों की रक्षा करने, तो अपने डैड को तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नाट्सू उनसे पूछ रही होती है कि आपने इसी बंदे को क्यों चुना। तो उसके डैड बता रहे होते हैं कि उसने बहुत सी कहानियां सुनी थी कि एक बंदा एक डीमन को एक ही लाइफ में खत्म कर देता है और उसे लगा कि तुम्हारा जो डीमन परेशान कर रहा है, उन्हें लगा कि ये जो बंदा है वो उसे मार सकता है, इसलिए उन्होंने उसे चुना और वो एक तरह से नेक दिल भी है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। ये बातें सुनने के बाद नाट्सू समझ जाती है कि उसके डैड ने ये वाला बॉडीगार्ड क्यों चुना। उसके बाद नाट्सू अपने डैड के साथ टाइम बिता रही होती है और उसे पुरानी बातें याद आ रही होती है, कैसे उसके जो डैड है और उनकी जो वाइफ थी उन्हें डीमन ने मार दिया था और उनका जो भाई था उसको किडनैप कर लिया गया था। उसकी वजह से उसके कानों में वो आवाज गूंज रही होती है कि उसने लड़के को छोड़कर लड़की को अडॉप्ट कर लिया था। इन बातों से वो काफी ज्यादा परेशान हो गई होती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेंजी और चिंता नाट्सू के रूम के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। नाट्सू वहाँ पर बाहर आती है और जेंजी से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम डीमन को मार पाओगे, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। इन बातों से जेंजी को बहुत ज्यादा दुख होता है उसकी बातों का। उसके बाद जिंता उससे पूछ रहा होता है कि मास्टर के जो बेटे थे वो कहाँ पर भाग गए, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। नाट्सू कह
रही होती है कि इन चीजों के बारे में मेरे से बात मत करो, क्योंकि वो अपने अच्छे डैड को ऐसे छोड़कर चला गया। फिर नेट्सू उससे पूछ रही होती है कि एक डीमन और एक इंसान एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं? तो वो कहता है, यानी कि जिंता कहता है कि हाँ। तो नाट्सू इस पे कहती है कि हाँ, वो जरूर उसकी माँ ही होगी, इसलिए वो उसको लेने आई है। तो जिंता इस पर कह रहा होता है कि आप उसकी बेटी नहीं हो सकती, वो गारंटी के साथ कह सकता है। जिंता उनसे पूछ रहा होता है कि जो डीमंस होते हैं वो कैसे जन्म देते हैं? तो चैंसी बता रहा होता है कि बिल्कुल हमारी तरह। तो जिंता बताता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमारी तरह चीजें करते हैं और जन्म देते हैं, लेकिन उनके पास एक और तरीका होता है, जैसे कि हमारा डर, हमारी बुरी सोच और हमारे डिप्रेशन, उसका फायदा उठाकर वो डीमन को जन्म देते हैं। तभी जो नाट्सू होती है उसे अचानक से डर लगने लगता है और वहाँ पर उसे आवाजें आने लगती है, क्योंकि वहाँ पर वही डीमन आ गई होती है और वो सीधा जिंता के ऊपर अटैक कर देती है और जिंता अपना डिपेंड करते हुए उसे जमीन में लगा देता है, यानी कि उसको वहाँ पर पकड़ लेता है। चैंसी उसे कहता है कि जल्दी से इसे खत्म कर दो। जिंता पूछता है नाट्सू से, क्या मैं इसे खत्म कर दूं? क्योंकि ये तुम्हारी फीलिंग्स की, यानी ये तुम्हारे डर की वजह से बना है। और जो नाट्सू है वो बस एक ही चीज चाहती है कि वो अपने डैड का प्यार, और वो हमेशा उसकी तरफ ही देखते रहे, उस पर ध्यान देते रहे। इसकी वजह से उसने ये डीमन को क्रिएट किया है। उसकी यही फीलिंग्स उस डीमन से जुड़ी हुई है, इसलिए ये डीमन हमेशा नाट्सू के बारे में पूछता रहता है। तो जिंता कहता है कि अगर तुम्हें इसे खत्म करना है तो तुम्हें एक चीज कहनी होगी, तुम इसे खत्म कर दो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो नाट्सू? तो नाट्सू उसे पूछ रही होती है कि उसे ऐसा क्या कहना होगा जिससे ये डीमन उससे दूर चला जाए। तो जिंता उस पर कह रहा होता है कि तुम्हें बस ऑर्डर देना होगा कि तुम इसे मार दो, जिससे ये डीमन तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। फिर जो नाट्सू होती है उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स उमड़ रही होती है। उसको लगता है कि उसके जो डैड है वो उसे प्यार नहीं करते हैं। वो हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि वो उसे प्यार तो करते हैं, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगता है। वो जब विलेज में घूमती है तो वहाँ पर उसे लगता है कि लोग उसकी बुराइयां कर रहे होते हैं। इन फीलिंग्स की वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस रहती है और वो वहाँ पर उदास होकर रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें उस डीमन को नहीं बल्कि मेरे को खत्म करना होगा। तो चैंसी उसके पास आता है और कहता है कि आप ये क्या कह रही हैं? ये डीमन को खत्म करना है, आपको नहीं, आप तो गलत बात कर रही हैं। और वो ये भी कह रहा होता है कि आप ये क्या कह रही है, बॉस हमेशा से आपको प्यार करते हैं लेकिन वो जता नहीं पाते हैं, और वो जानता है कि आप भी उन्हें बहुत ज्यादा केयर करती हैं। बस आप उनसे अच्छे से बात करें, उनके सामने सारी बातें रखें, जिससे कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। आप जानती हैं कि बॉस आपको अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं, वो भी प्रीशियस वाला। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि बॉस आपको प्यार नहीं करते होंगे, वो आपको एक फैमिली मानते हैं। चैंसी की इन बातों की वजह से नाट्सू को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो जिंता को कहती है कि इस डीमन को मार दो। तो जिंता आगे बढ़ता है और उस डीमन को मार देता है, जिसके बाद उसमें से व्हाइट कलर की धुआं निकल रहा होता है और इससे वो क्लियर कर लेते हैं कि डीमन यहाँ पे मर चुका है। और उसके बाद जो नाट्सू होती है वो अपने नेगेटिव थॉट्स पर एक विक्ट्री हासिल करती है। उसके बाद वो चैन से सो रही होती है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई होती है। वो जो डीमन होता है वो फिर से रीजनरेट होने लगता है और जिंता को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि वो जो डीमन है वो उसकी नेगेटिव फीलिंग से जिंदा हो रहा है, क्योंकि यह जो डीमन है वो नेगेटिव फीलिंग्स को पहचान लेता है और उनसे अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। जैसा कि नाट्सू ने तो अपनी फीलिंग्स पर काबू कर लिया, लेकिन जिंता अभी बाकी था उसकी फीलिंग्स पे काबू करना। और उसे पता था कि उसके जो डैड है, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि यहीं पर है और उसकी एक ही फीलिंग्स है जो कि वो अपने बच्चे को वापिस लेना चाहती है। और इस पर जो जिंता है वो समझ आता है कि ये उसकी मॉम है और इस वजह से जो वो डीमन है वो टूट टूट कर नीचे गिरने लगता है। उसके वो कह रहा होता है कि इंसानों को अपने पास्ट के बारे में नहीं बल्कि प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए और उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है और नेगेटिव थॉट्स को दूर रखना चाहिए। इसलिए वो अपनी मॉम को कहता है आपने जो भी उसके लिए किया वो उसके लिए शुक्रिया कहता है, अब आपका जाने का टाइम हो गया है। और वो डीमन को मार देता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये उसकी मॉम ही थी।
फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंसी जिंता को शुक्रिया कह रहा होता है और नार्सू कह रही होती है कि वो अपने आप को बदलेगी और जो नेगेटिव फीलिंग्स है उनसे दूर रहेगी और हमेशा पॉजिटिव सोचेगी। साथ ही वो शुक्रिया कहती है जिंता को, तो जिंता कहता है कि तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। उसने भी यहाँ पर एक चीज सीखी है, जो आंखों देखा होता है वो हमेशा सच हो ऐसा नहीं मानना चाहिए। उसके साथ बचपन में जो चीजें होती थी उसे हमेशा वो बुरी लगती थी, लेकिन जब वो अभी देखता है यानी कि उस पर गौर करता है तो उसे समझ में आता है कि वो चीजें असल में बुरी नहीं थी, उनका नजरिया बुरा था। वो अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है कि वो हमेशा इन चीजों को ठीक करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा वहाँ पर फेल हो जाता था। और जो दूसरी तरफ नार्सो होती है उसे उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है। उसके बाद जिंता उन्हें अलविदा कहता है और वहाँ से चले जाता है। वहीं पर मास्टर आते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जिंदा चला गया, तो चैंसी कहता है हाँ वो चला गया, लेकिन आपने उन्हें शुक्रिया नहीं बोला। मास्टर जानते थे कि वो काम को अच्छे से कर लेगा क्योंकि उनको पूरा भरोसा था। इस बात पर चैंसी उनसे पूछ रहा होता है कि ऐसा क्यों, आपने उसके ऊपर इतना भरोसा क्यों रखा। तो मास्टर कह रहे होते हैं कि वो तो मेरी औलाद है, तो मैं कैसे न भरोसा करूं उस पर। लेकिन नार्सू को समझ में नहीं आता है और हमें बताया जाता है जो मास्टर है वो जिंता के ही फादर होते हैं। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जो पास्ट में इंसिडेंट हुए इसकी वजह से ये बंदा कितना बुरा बना, लेकिन जब तुम इसे प्रेजेंट में देखते हो तो इसके पास भी दिल है और ये भी काफी अच्छा बंदा है। उसके बाद नार्सू पूछ रही होती है वो भी अपने फादर से कि उस बंदे ने कहा था कि लोगों की मदद करते रहनी चाहिए और रिटर्न में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारी मदद करेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपनी काइंडनेस को फैलाते रहना चाहिए और अगर किसी को मेरी मदद की जरूरत है तो आप बता सकते हैं, मैं जाऊंगी उसकी मदद के लिए। तो इस पर उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, बस वो चाहता है कि उसका जो बेटा या बेटी है वो एक अच्छी जिंदगी जिए और अच्छा काम करे, इससे उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। उसके बाद हमें जिंता को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है और अपने अगले सफर के बारे में सोच रहा होता है। साथ ही वो आसमान को देखता है और मुस्कुराने लगता है। इसी दौरान जो हमारी कहानी है वो 1853 की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। वहाँ पर जिंता खाना खाने के लिए आया होता है और उसके पास एक कोफू नाम की लड़की आती है, जो उसने ऑर्डर किया था वो उसे दे देती है। तभी वो वहाँ पर कुछ बोले उससे पहले उसके डैड आ जाते हैं। वो इस शॉप के ओनर हैं। वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो सीरियल किलर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, उन्हें डर है कि कहीं उनकी बेटी को सीरियल किलर ना मार दे, इसलिए वो कह रहे होते हैं कि राजा को कुछ करना चाहिए। वैसे तुम क्या कहते हो। तभी जो कोफू नाम की लड़की होती है वो अपने डैड को रोकने को कहती है और हमें बताया जाता है कि ये जो शॉप है उन्होंने 10 दिन पहले ली थी, क्योंकि ये काफी ज्यादा सस्ते में मिल रही थी इसलिए इन्होंने खरीद ली। और उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम इस खतरनाक गांव में क्या कर रहे हो। वैसे ये सब छोड़ो, तुमने खाना खाया है ना, वो भी 5 दिन से, तो तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा हमारा खाना। तो जिंता उनके सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि उसे ना ज्यादा बुरा लगा ना ज्यादा अच्छा लगा, बस खाने लायक है। तो इन बातों पर वो ओनर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहे हो, लगता है तुम्हारे साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। उसके बाद जिंता उन्हें पैसा दे देता है जो कि उसने खाया था और मास्टर यानी कि वो ओनर कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पैसे हैं, वैसे तुम काम क्या करते हो। तो जिंता बता रहा होता है कि वो एक डीमन हंटर है। ये बातें सुनने के बाद जो वो ओनर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि जो सीरियल किलर है वो लोगों को बड़े अजीब तरीके से मारता है। लोगों को यहाँ पर शक है कि वो कहीं डीमन तो नहीं। और जो कोफू होती है वो उसे कह रही होती है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर डीमन बहुत घूमते हैं। तो इन बातों पर जिंता उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो अपना ध्यान रख सकता है। जिस पर कोफू कहती है कि वो उसे बहुत ज्यादा काइंड और बहुत ज्यादा क्यूट एक बच्चे की तरह लगता है। जिंता के पास कोई भी शब्द नहीं होते क्योंकि वो उससे फ्लर्ट कर रही होती है और जिंता इसमें बहुत ज्यादा बुरा है। उसके बाद रात हो जाती है और जिंता उस ब्रिज के ऊपर डीमन का वेट कर रहा होता है। जिंता काफी देर इंतजार करता है और वहाँ पर कोई भी नहीं आता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, एक लेडी जोर से चिल्ला रही होती है। वो भागा भागा उसके पास पहुँचता है, लेकिन वो क्या देखता है, वहाँ पर बहुत लोगों की लाश पड़ी होती है और उन्हें बहुत अजीब तरीके से
मारा गया होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर लेडी फिर से चिल्ला रही होती है और अचानक से उसके ऊपर एक हमला हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये वार किधर से आया, लेकिन जब दूसरी बार वो अटैक करता है तो वो अपनी शॉट से उसे रोक लेता है, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके ऊपर अटैक कौन कर रहा है। तभी पीछे से हमला होता है उसकी पीठ पर और जिंता उसे बहुत आराम से डॉज करते हुए कहता है कि ये जरूर डीमन है, और उसके बाद वो अपनी डीमन पावर को एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब सामने आ जाना चाहिए, मुझे पता चल गया है। वो डीमन सामने आता है और जिंता के ऊपर हमला करने लगता है। तभी जो जिंता होता है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसकी तलवार को तोड़ते हुए उसे जख्मी कर देता है। जिंता उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। और वो जो डीमन होता है वो गिड़गिड़ाने लगता है और कह रहा होता है कि वो डीमन कह रहा होता है कि मुझे मत मारो, मैंने अफवाहें सुनी थी कि कोई सीरियल किलर इन जगहों पर घूम रहा है और लोगों को मार रहा है, और उसे लगा कि तुम भी एक डीमन हो। वो कह रहा होता है कि तुमसे डीमन वाली स्मेल आ रही थी, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर हमला किया। तो जिंता उससे पूछ रहा होता है कि मैं कैसे मान लूं कि तुम वो सीरियल किलर नहीं हो। तो जो वो डीमन होता है वो कह रहा होता है कि हमें यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें मेरे घर चलना चाहिए, वहीं पर आगे की बात करेंगे। उसके बाद जो वो बंदा होता है वो अपना नाम बता रहा होता है कि उसका नाम मोसुके है, और वो जिंता को एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है कि इसमें पॉइजन नहीं है, और वो बताता है कि वो इंसानों के बीच पिछले 100 सालों से रह रहा है। उसके पास एक इनविजिबल पावर है जिसकी मदद से वो लोगों की मदद करता है, लेकिन वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो सीरियल किलर को मार पाए। इन बातों को सुनने के बाद जो जिंता होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा भरोसा कर सकता हूँ, तुम वो सीरियल किलर नहीं हो सकते। ये बताओ तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया था, वो भी ये जाने बिना कि मैं सीरियल किलर हूँ भी या नहीं। मोसुके बता रहा होता है कि वहाँ पर मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन लिस्ट में वहाँ पर संख्या बढ़ी हुई थी, और वो देखता है कि वहाँ पर बस मर्द ही मरे पड़े हैं और औरतें वहाँ से गायब हैं। तभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि जो सीरियल किलर है उसका मारने का पैटर्न कुछ अलग ही तरह का है। जिंता उससे पूछ रहा होता है कि हाँ तुमने कहा तो सही है, वहाँ पर उसे एक लेडी की आवाज भी आई थी। जब वो वहाँ पर पहुंचा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। तो मोसुके बता रहा होता है कि वहाँ पर जितने भी मर्द होते हैं वो तुरंत वो उनको मार देता है, और जो औरतें होती हैं वो उन्हें किडनैप करके ले जाता है, क्योंकि उसकी एक बीवी थी जिसका नाम मौसमी था, वो उसे उठाकर ले गया है। इस बात से वो काफी ज्यादा उदास होता है। मोसुके बता रहा होता है वो भी रोते हुए जो उसकी वाइफ थी वो उसे नदी किनारे मिली थी, वो भी बहुत ज्यादा बुरी हालात में। वो ये भी बताता है कि उसके साथ वो गंदे काम भी हुए थे जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ये कह रहा होता है कि वो जो लेडी थी वो उसके बारे में जानती थी कि वो एक डीमन है, तब भी वो उसे प्यार करती थी और अपना लिया था। जो वो एक तरह से एक नेक दिल औरत थी जो उसको बहुत ज्यादा चाहती थी, और वो हमेशा सबका अच्छा सोचती थी, सबके बारे में अच्छा ही करती थी। लेकिन उसके साथ इतना ज्यादा बुरा हो गया। वो रोते हुए कह रहा होता है कि वो सीरियल किलर को नहीं छोड़ेगा, अगर वो उसके सामने आएगा तो वो उसे मार देगा। और वो ये स्टोरी बता रहा होता है जिंता को कि क्यों उसने उसके ऊपर अटैक किया था, क्योंकि उसे लगा कि वो सीरियल किलर है। तो जिंता उसकी कहानी सुनने के बाद कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वो डीमन को जरूर मार देगा। मोसुके कहता है कि वो सीरियल किलर को ढूंढेगा और आपकी मदद करेगा, लेकिन लास्ट में वो सीरियल किलर को खुद अपने हाथों से मारना चाहेगा। तो जिंता उससे पूछता है क्या तुम सच्ची में उस सीरियल किलर को मारना चाहते हो, तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डीमन हंटर हूँ, मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा। तो इस पर मोसुके कहता है कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने मेरी सबसे प्रीशियस चीज को छीना है, तो मैं उसे जरूर मारूंगा, और डीमंस कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इन बातों को सुनने के बाद जो जिंता होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, इसलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मोसुके उसे स्माइल देते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता और मोसुके उस डीमन को यानी कि उस सीरियल किलर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता है। वो चारों तरफ ढूंढते हैं लेकिन थक जिंता उसे कह रहा होता है कि हमें हार नहीं माननी है।
के बाद जिंता और मोसुके घर पहुंच जाते हैं और वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं, जहाँ पर मोसुके जिंता से पूछता है तुम डीमन को क्यों मारते हो। तो जिंता जवाब देते हुए कहता है कि वो पैसों के लिए मारता है। तो मोसुके उसे कहता है कि छुपाओ मत, तुम भला और डीमन को पैसों के लिए क्यों ही मारोगे, तुम्हारे अंदर से एक फीलिंग उमड़ कर बाहर आ रही है। जिंता बता रहा होता है कि उसको एक डीमन को रोकना है। वो एक पहले इंसान था और वो जो डीमन था उसने उसके प्यार को उसकी आंखों के सामने मार दिया, जिसकी वजह से वो डीमन में बदल गया। मोसुके कहता है लेकिन तुम उससे मिलोगे और तुम उससे मार दोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम एक नेक बंदे हो, तुम उसे रोकना चाहते हो है ना। तो इस पर जिंता कहता है कि वो तो मिलकर डिसाइड होगा। वैसे ये बताओ मोसुके, जब तुम उस सीरियल किलर को मार दोगे तो उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहोगे। तो मोसुके बता रहा होता है कि वो भी एक इंसान बनकर रहना चाहता है, वो डीमन वाली जिंदगी में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मार धाड़ है। वो लोगों को मार देते हैं, वो भी अपने मतलब के लिए और मजे के लिए, इसलिए वो इंसानों के बीच में आया और शांति से रहना चाहता था। जब वो अपनी बीबी का बदला ले लेगा तो वो उसकी केव को ध्यान से रखेगा और उसकी देखभाल करेगा, क्योंकि वही एक लड़की थी जिसने उसके लिए बहुत अच्छा सोचा था और उसे प्यार किया था, जबकि वो जान गई थी कि मैं एक डीमन हूँ। तब भी इन बातों को सुनने के बाद जिंता उसे बता रहा होता है कि उसकी एक बहन है और वही एक डीमन है और वो अपनी बहन को मारना चाहता है। उसके मन में, उसके दिल में बहुत ज्यादा नफरत भरी है उसके लिए। उसके पास सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता आया होता है और वो अपना ऑर्डर दे देता है। कोको उसके लिए ऑर्डर ले आती है और कह रही होती आप एक डीमन हंटर है, तो आपको वो डीमन मिल गया होगा और आपने उसे मार दिया होगा। तो इस पे जिंता कहता है कि अभी तक वो नहीं मिला। वैसे ये बात बताओ कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तब भी यहाँ पर जो सीट्स पूरी खाली है, मेरे अलावा इधर कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों। तो पीछे से उसके डैड आते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम भी मानते हो मेरी बेटी ब्यूटीफुल है ना, तो बताओ तुम्हें मेरी बेटी कैसी लगती है। जिंता उसका कोई जवाब नहीं देता, इसलिए वो अपनी बेटी से पूछ रहा होता है कि तुम्हें जिंता कैसा लगता है। तो कोफू कह रही होती है कि आप भी कहाँ शुरू हो जाते हो, कुछ भी बोल रहे होते हो। फिर कोफू अपने डैड को समझा रही होती है कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो उसके डैड कहते हैं कि एक बेटी का बाप हूँ तो फिक्र तो होगी ही। उसके बाद कोफू जिंता से माफी मांग रही होती है और जिंता कह रहा होता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोफू उससे पूछ रही होती है कि आपके डैड बहुत ज्यादा बुरे थे क्या। तो जिंता बता रहा होता है कि मेरे डैड बहुत ज्यादा बुरे थे। जब वो छोटा था तब उसकी एक बहन थी और उसका नाम सूजने था। उसके डैड उसको बहुत ज्यादा मार देते, लेकिन अब वो देखता है तो उसे समझ में आता है कि चीजें वैसी नहीं होती जैसा सामने दिखती हैं, इसलिए तुम अपने डैड का ख्याल रखा करो, वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिंता और मोसुके काफी ज्यादा थक गए होते हैं, लेकिन वो सीरियल किलर को नहीं ढूंढ पाते हैं। तभी वहाँ पर मोसुके को कुछ सेंस होता है और वहाँ पर कोकू आती है जिसे जिंता जानता होता है और वो मोसुके पूछ रहा होता है कि ये लड़की कौन है। तो जिंता बता रहा होता है कि वो उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। दूसरी तरफ जो कोफू होती है वो फूलों को देखने के लिए आई होती है। उसके बाद जिंता उसके पास आता है और कहता है कि तुम अकेले क्या कर रही हो। तो कोफू बता रही होती है कि वो इन फूलों को देखने आई है, ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, ये चेरी ब्लॉसम की फैमिली के फूल्स हैं और ये जब खिलते हैं तो ये उतना ही खूबसूरत होते हैं जितना कि चेरी ब्लॉसम, और इनकी जो चमक है वो बिल्कुल एक सितारों की तरह लगती है, तुम इसे कह ही नहीं सकते कि ये चेरी ब्लॉसम से कम है। उसके बाद जिंता उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारी बातें करती हो, अब चलो तुम्हारे डैड तुम्हारी राह देख रहे होंगे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो कोफू उससे पूछती है कि तुम इतना सीरियस क्यों रहते हो। तो जिंता बताता है कि उसके पास एक मिशन है जो उसे पूरा करना है। तो कोफू उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो और स्माइल कर सकते हो। तो जिंता कहता है कि इन बातों के लिए उसके पास टाइम नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तभी जो कोफू होती है उसे फिर से कोई पेड़ पौधे दिखते हैं और वो उसके पास चले जाती है और वो फूलों को देखती और जिंता को बता रही होती है कि इस फूल का नाम ये है जो विंटर में बहुत खूबसूरत तरह से खिलते हैं। लेकिन जो जिंता होता है वो जानता है कि किस फूल का नाम क्या है, क्योंकि ये सारे फूल उसके गांव में भी उगते थे और इनसे मेडिसिन बनती थी, क्योंकि उसकी एक दोस्त थी जो बहुत ज्यादा स्वीट्स खाती थी जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हो गया था
और इन फूलों की मदद से मेडिसिन बनाई थी और उसके पेट में दर्द था उससे राहत दिलवाई गई थी। फिर कोफू उसे कह रही होती है कि तुम हर एक चीज के बारे में जानते हो, लेकिन तुम अपने पास्ट में ही अटके हुए हो। तुम हर एक खूबसूरत चीज को जानते हो लेकिन रिएक्ट नहीं करते हो। तुम बहुत ज्यादा प्यारे भी हो और तुम बहुत सारी चीजें जानते भी हो। तुम्हें अपने पास्ट के चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जो प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे कि ये खूबसूरत फूल खिल रहे हैं, उनकी ब्यूटी को देखनी चाहिए। जिंता मुस्कुराते हुए कहता है कि लो तुम्हारा घर आ गया है। कोफू कह रही होती है कि चलते चलते टाइम कितना जल्दी बीत जाता है। उसके बाद वो अपने घर जा रही होती है तो जिंता उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम उसको कुछ और फूल के नाम बताओगी। तो इन बातों को सुनने के बाद जो कोफू होती है वो कहती है, वो भी मुस्कुराकर बिल्कुल। वहीं पर मोसुके आता है, वो उनका पीछा कर रहा होता है और वो बीच में नहीं आना चाहता था, क्योंकि ये बातें तो तुम लोग भी समझ सकते हो। उसके बाद दोनों ब्रिज के ऊपर पहरा दे रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं और मोसुके यहाँ पर नशे में टून हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की वहाँ से गुजर रही होती है और अचानक से जो हमारा मोसुके है उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो लड़की होती है वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सीरियल किलर आ गया होता। उसके बाद जिंता अपनी तलवार निकालता है और उस सीरियल किलर से लड़ने लगता है और वो उसके अटैक को बड़े आराम से रिफ्लेक्ट करता है और उस लड़की को कहता है कि तुम मेरे पीछे ही रहना। उसके बाद दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन वो जो सीरियल किलर होता है वो जिंता को छोड़कर उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर मोसुके आता है और उस लड़की को बचा लेता है, क्योंकि वो वहाँ पर जिंदा होता है, इसलिए वो लड़की को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। उसके बाद जिंता उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जो सीरियल किलर होता है वो वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। मोसुके जिंता को कहता है कि मुझे उसका पीछा करना चाहिए, मैं उसके ठिकानों के बारे में पता लगा लूंगा। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं पर जो लड़की होती है वो जिंता को चिल्ला रही होती है कि मुझे उठाओ, मैं तो गिरी हुई हूँ, कैसे लड़के हो तुम। तभी जिंता उसके पास जाता है और उसे पहचान लेता है, ये तो नाट्सू है। वो उससे कह रही होती है कि मैं अपना काम करने के लिए गई थी और यहाँ से लौट रही थी। जिंता उसे कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो और काफी ज्यादा बदल भी गई हो, तुम्हें वो बदलाव दिख रहा है। तो लड़की कह रही होती है, यानी कि नाट्सू, अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, हर एक चीज को सीख लूंगी, जैसे मैंने कहा था मैं खुद को बदलूंगी और तुमने फिर से उसकी प्रोटेक्शन की, उसके लिए शुक्रिया। तभी वहाँ पर कोई आता है, जिसे देखकर नाट्सू काफी ज्यादा डर जाती है और जिंता के पीछे छुप जाती है। ये तो हमारा चैंजी होता है जो कि अंधेरे से निकलता है। जिंता बता रहा होता है कि नाट्सू के ऊपर एक सीरियल किलर ने अटैक किया था और वहाँ के जो हालात होते हैं उन्हें देखने के बाद चैंजी काफी ज्यादा घबरा जाता है और नाट्सू से जाके चिपक जाता है। उसके बाद नाट्सू जिंता से पूछ रही होती है कि तुम अब क्या करते हो। तो जिंता बता रहा होता है कि अभी वो डीमन हंटर है, वो डीमन को मारता है जैसे कि वो सीरियल किलर को मारने के लिए निकला है। अगर तुम्हें किसी और डीमन ने परेशान किया तो बेझिझक मुझे बुला लेना, मैं उसे मार दूंगा, वो भी डिस्काउंट में। तो नाट्सू उसे कह रही होती है कि यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया। चैंजी बता रहा होता है कि एक टेम्पल के बारे में उसने सुना है, तुम डीमन को मारते हो ना, वहाँ पर एक प्रीस्ट में रहती थी, वो वहाँ पर मारी गई। उसके बाद वहाँ पर औरतों की आवाज आती रहती है। लोगों को लगता है कि वहाँ पर डीमन है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए और डीमन को मार देना चाहिए। दूसरी तरफ जो मोसुके होता है वो उस सीरियल किलर का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसे एक आवाज आती है। तभी वहाँ पर मोसुके की नजर उस सीरियल किलर पर पड़ती है। वो लड़की को उठाकर ले जा रहा होता है और इससे मोसुके को अपना पास्ट, यानी कि उसकी वाइफ के साथ जो हुआ वो सारी बातें याद आ रही होती है और वो गुस्से में उस सीरियल किलर का पीछा करने लगता है। और जो सीरियल किलर होता है वो एक टेम्पल में आके रुकता है। मोसुके उसका पीछा कर रहा होता है, वो भी टेम्पल में आता है और अपनी इनविजिबल पावर को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर चला जाता है। तभी वो देखता है कि वो जो डीमन है वो एक औरत को खा रहा होता है। वो उसके हर एक हिस्से को अलग करके खा रहा होता है और उससे बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा होता है, जो कि मोसुके देख रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो वो डीमन होता है यानी कि सीरियल किलर, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए एक अटैक से मोसुके को दूर भेज देता है। और दूसरी तरफ उसके बाद वो लड़की का जो आखिरी हिस्सा बचाया होता है, जो कि सर, वो उसे भी खा लेता है और उसके बाद वो
मोसुके को कुछ भी नहीं करता है और वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर जिंटा आ जाता है क्योंकि चैनजी ने इस टेम्पल के बारे में उसे बताया था और वो देखता है कि मोसुके बहुत ज्यादा घायल है। मोसुके रोते हुए कह रहा होता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, अपनी पूरी कोशिश किया कि वो उस औरत को बचा ले, लेकिन वो डीमन उसको खा गया। और वो रोते हुए ये भी कहता है कि तुम मेरी तलवार को ले लो जो कि काडू का विलेज में बनी थी और ये डीमन के खिलाफ एक गुड लक का साइन है। और साथ में ये भी कहता है कि अगर तुम्हें मेरी पावर भी चाहिए तो ये भी ले लो और उस डीमन को खत्म कर दो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर मर जाता है। जिंटा उसकी पावर को ले लेता है और साथ में जो उसकी मेमोरीज होती है वो भी ले लेता है। फिर जिंटा मोसुके की मेमोरी को देखता है, उसमें जो मोसुके है वो अपने डीमन साथियों से दूर भागता रहता था क्योंकि वो फ्रेंडली नहीं रहते थे, उन्हें बस मारना और काटना ही पसंद था, जिसकी वजह से वो इंसानों की दुनिया में आ गया था। और वहाँ पर उसे हासु मिली थी जो कि उसके घर पर मूली बेचने आई थी और इसकी वजह से उनकी मुलाकातें बढ़ती रही और मोसुके ने हासु को एक क्लिप भी गिफ्ट की थी। उसके बाद वो अपना सच बता देता है कि वो एक डीमन है। तो हासु उसकी बातों को सुनने के बाद कहती है, तुम इंसान हो या डीमन, तुम एक नेक इंसान हो और वो तुम्हें प्यार करती है। और ये जो मेमोरीज होती है वो जिंदा देख रहा होता है और उसके आंखों के सामने जो मोसुके होता है वो धुआं धुआं हो जाता है। उसने फिर से अपना एक अच्छा साथी को खो दिया। फिर हमें उसी सीरियल किलर को दिखाया जाता है जो कि एक और औरत को पकड़ लिया होता है और उसे खा भी रहा होता है। फिर वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि वो औरतों को और जो मेल्स हैं उन्हें क्यों मारता है। जब वो इस दुनिया में आया था तो उसका कोई भी मकसद नहीं था, वो बस चाहता था कि वो अपने घर चला जाए, लेकिन उसे पता नहीं कि उसका घर कहाँ पर है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे एक खूबसूरत लड़की चाहिए जिसकी वजह से वो अपना भेष बदलेगा और अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा, लेकिन वो उसे मिलती ही नहीं थी और जितनी भी मिलती थी वो उन्हें पकड़ लेता था और उन्हें खाने रखता था, जिसकी वजह से उसकी जो खूबसूरती थी यानी कि एक तरह की पावर कह लो वो बढ़ती रहती थी। और वो ये भी कह रहा होता है कि ये सब चीजें करने के बाद वो अपने एक अच्छे घर में पहुंच जाएगा जहाँ पर कोई तो उसका वेट कर रहा होगा, इसलिए वो ऐसी चीजें करता है। तभी वहाँ पर जिंदा पहुंच जाता है। उसके बाद वो इनविजिबल हो जाता है और साथ में उस सीरियल किलर का हाथ भी काट देता है। लेकिन जो सीरियल किलर होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है, वो जिंदा को देख भी पा रहा होता है और उसके ऊपर हमला भी कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो जिंदा होता है वो अपना डिमोलिश हैंड को यूज करता है और उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने जो अभी तक किया है अब उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। जिंदा उसका गला काट देता है जिसकी वजह से वो डीमन तड़प रहा होता है। जिंदा उससे पूछ रहा होता है कि तुम जो मेल को मौके पर ही मार देते थे, लेकिन जो औरतें थी तुम उन्हें यहाँ पर लेकर आते थे, और जो मोसुके की बीवी थी तुमने उसे मारा नहीं, उसका शरीर वैसा का वैसा ही था। उसे वहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है तो जिंदा उससे पूछ रहा होता है कि तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था। तो वो जो डीमन होता है वो कहता है कि उसे अपने घर जाना है और उसे सबसे ज्यादा सुंदर बॉडी चाहिए, इसलिए उसने ऐसा किया। तभी जो चिंता होता है वो उसके पास जाता है और उसे उठाता है और उसकी जो पावर होती है वो उसे ले लेता है। उसकी जो पावर होती है वो अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और एब्जॉर्ब करने के बाद जिंदा को उसकी मेमोरी का एक्सेस मिल जाता है और वो देखता है कि वो एक असल में लड़की है जिसके साथ बहुत ज्यादा गंदे काम हुए थे और उसको नदी में फेंक दिया गया था। वो कह रही होती है कि इस हालत में तो वो घर नहीं जा पाएगी, इसलिए उसे यहाँ पर एक सुंदर सा शरीर चाहिए जिसके साथ वो अपने घर जा सके। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पर मर जाती है और उसे पता चलता है कि ये जो लड़की है ये हासु है और उसे पता चलता है कि ये हासु है और वो अपने घर जाना चाहती थी। इन कारणों की वजह से, इन चीजों की वजह से जिंदा को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। वो हासु से हेयर पिन को निकाल, उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जिंदा मोसुके के घर जाता है और जो भी उसकी प्रीशियस चीजें होती है वो उसके घर पर छोड़कर अपनी जर्नी पर निकल जाता है। दूसरी तरफ जो वो ही रेस्टोरेंट होता है वहाँ पर जो कोफू के डैड होते हैं वो पूछ रहे होते हैं कि जिंदा नहीं आया अभी तक, कहीं वो चला तो नहीं गया, क्योंकि उसका काम बहुत ज्यादा अच्छा था और उसने डीमन को मार ही दिया होगा, इसलिए वो यहाँ से चला गया होगा। तो कोफू कहती है कि उसकी बात कल रात को हुई थी और वो कुछ फ्लावर्स के बारे में भी जानना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर जरूर आएगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वही खूबसूरत फूल के पास दो आदमी घूम रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अब किस लड़की के साथ मजे लिया जाए, क्या कोई नई या फिर कोई एक्सपीरियंस जिसके पास हमें जाना चाहिए। तभी वहाँ
पर जिंदा आ जाता है और वो दोनों को सर धड़ से अलग कर देता है और मोसुके को कहता है कि अब तुम्हारा बदला पूरा हुआ। असल मायने में अब तुम्हें तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, उसका काम पूरा हुआ। और वो आसमान को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये जो रात है ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसके साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि बॉल के साथ खेल रही होती है और एक अच्छा सा गाना भी गा रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दुखी और मायूस होता है और आगे वो एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो कि उसे किसी की याद दिला रहा होता है। दूसरी तरफ जो वो आदमी होता है वो आगे बढ़ते हुए कुछ सोच रहा होता है। तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वो उठने के बाद उससे माफी मांग रही होती है। तभी वहाँ पर कोफू के डैड आते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं आपका नाम तो मियोरो-सामा है, आप लोगों की मदद करते हैं और एक समुराई होने के नाते अपने फर्ज से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, मियोरो-सामा वहाँ पर लंच करने के लिए आए होते हैं और कोफू उनके लिए नूडल्स लेकर आती है और वो देखती है कि मियोरो-सामा काफी ज्यादा उदास लग रहे हैं। तो वहाँ पर कोफू के डैड आते हैं और उनसे पूछ रहे होते हैं। तो मियोरो-सामा बता रहे होते हैं कि उनका एक भाई है। तो इन बातों पे कोफू के डैड कहते हैं कि आप मजाक मत कीजिए, आप अकेले हैं, आपका भाई कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है सादानाका मियूरा। और लोग जब उसके बड़े भाई के बारे में सुनते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जैसे कि ये लोग भी हो गए। और इन बातों से उनको लग रहा होता है कि उनके घर वाले भी नहीं जानते कि उनका बड़ा भाई है। वो अपने आप को पागल समझ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उनका दिमाग शायद खराब हो गया है। तो इन बातों पर कोफू के डैड आते हैं और कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक बंदा है जो आपकी हेल्प करेगा। कोफू कहती है कि उनके आने का टाइम हो गया है, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो मियोरो-सान उनसे पूछ रहे होते हैं क्या वो इविल स्पिरिट को पहचान सकता है, क्या वो इसमें मेरी मदद कर सकता है। तो इन बातों पर कोफू और कोफू के डैड हंसने लगते हैं और वो बता रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मिस्टीरियस चीजों को सॉल्व करता है और आपकी मदद करेगा। अगर आपके पीछे डीमन भी है तो वो उसे मार देगा और उसका आने का टाइम भी हो गया है। तभी वहाँ पर जिंदा आ जाता है और अपना जो ऑर्डर होता है वो दे देता है। उसके बाद जिंता से कोफू के डैड पूछते हैं कि तुम्हें पसंद तो आ रही है ना। तो जिंता उनसे पूछता है कि आपका क्या मतलब है। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वो तो बस डिश के बारे में पूछ रहे थे। तभी जो कोफू होती है वो ऑर्डर ले आती है और जो जिंता होता है वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा बेहतर दिख रही हो। और कोफू कह रही होती है कि वो दिखेगी ही ना, वो तो बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम जो करती है। और वो उससे पूछ रही होती है कि आपका काम कैसा चल रहा है। तो जिंता बता रहा होता है कि फूलों का मौसम आ गया है और तुमने हमारे प्रॉमिस यानी कि तुम फूलों के बारे में बताने वाली थी, भूली तो नहीं हो। तो इस पर कोफू कहती है हाँ जरूर, वो सारे फूल के बारे में आपको जरूर बताएगी। तभी वहाँ पर मियोरो-सामा आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो अपनी परेशानी बता रहे होते हैं कि मेरा एक बड़ा भाई है, वो गुम हो गया है और वैसे उसने सुना है कि आप डीवन को भी मारते हैं और मिस्ट्री को सुलझाते हैं, तो आप मेरी मदद करेंगे। तो जिंता कहता है कि वो बस डीमन को मारता है और मिस्ट्री उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर कुछ भी मदद नहीं कर पाएगा आपकी। तो मियोरो-सामा काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, वो खाना भी नहीं खाते हैं और पे कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर कोफू और उसके डैड आते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि उनकी मदद कीजिए, उनका बड़ा भाई गुम गया है। वो कोफू भी कहती है कि सबसे प्रीशियस चीज अगर गुम जाए किसी की तो उसे कितना दुख होता है, वैसे ही उनको आज हो रहा है। वो दोनों उसके सामने हाथ जोड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि आपको उनकी मदद करनी ही होगी। तो जिंता उनसे पूछ रहा होता है कि तुम लोग को इतनी दिलचस्पी कैसे होने लगी, आखिर तुम लोग का क्या मोटिव है उनकी मदद करने का। तो वो लोग बता रहे होते हैं कि ये हमारे रेगुलर कस्टमर है। तो जिंता समझ जाता है। उसके बाद वो अगले सीन में मोची खा रहा होता है और वहाँ पर उसके पास नाट्सू आती है और बैठ जाती है और वो उससे पूछ रही होती है कि ये तुम्हारा फेवरेट डिश है तो मुझे भी दो, मैं ट्राई करती हूँ कैसा है। तभी वो खा रही होती है तो जिंता उसे पूछ देता है कि तुम चैनजी दोनों कब शादी करने वाले हो। और वो वहाँ पर शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। तो जिंता उसे समझाने लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और तुम्हारे डैड को भी वो बंदा बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो नाट्सू उसे कह रही होती है कि वो उसे भाई मानती है, लेकिन उसके जो डैड है वो कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ। वैसे एक मिनट, तुम क्यों नहीं शादी करते, तुम भी तो बहुत
ज्यादा बड़े हो गए हो ना, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? तो जिंता बता रहा होता है कि उसकी एज 31 है, जिसे सुनने के बाद नाट्सू काफी ज्यादा हैरान होती है और उसके वो ठीक पास आकर देखती है, तुम तो लगते भी नहीं हो 31 के। तो जिंता उसकी बातों पर कहता है कि मुझ जैसे पर किस लड़की का दिल आएगा, और वो बहाना बनाते हुए कहता है कि अब काम का टाइम हो गया है। तो नाट्सू उससे पूछ रही होती है कि तुम आखिर डीमन को ही क्यों मारते हो, आखिर उसका रीजन क्या है? तो जिंता कह रहा होता है कि ये बात तो उसे भी नहीं पता कि वो डीमन को क्यों मारता है, और यही जो काम है वो उस पर बहुत ज्यादा सूट भी करता है, वो लोगों की इससे मदद भी कर पाता है। तो नाट्सू उसके जवाब पे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा अजीब हो, कभी तुम अच्छे हो जाते हो तो कभी तुम बुरे लगते हो, तुम दुनिया की फिक्र करते हो तो कभी नहीं करते हो, तुम अपने अंदर एक बात को दबा कर बैठे हो और उसके बारे में सोचते रहते हो। और वो जाते हुए कह रही होती है कि इन बातों के बारे में ज्यादा मत सोचना, वरना तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी। इन बातों से जिंता मुस्कुरा देता है। उसके पास सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें मियोरो-सामा की मॉम को दिखाया जाता है। वो उन्हें समझा रही होती है कि तुम्हारा कोई भी बड़ा भाई नहीं है, तुम हमारे परिवार के यानी कि सामुराई वंश के एक लौते वारिस हो, तो तुम अपने भाई को ढूंढना बंद करो। तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम्हारा भाई है, अब उन चीजों से तुम बाहर निकलो और तुम सोचो अपने बारे में कि तुम्हें क्या करना है आगे जाके। तो इन बातों को सुनने के बाद जो मियोरो-सामा होते हैं वो कहते हैं कि वो अपने भाई को ढूंढ कर रहेगा, आपकी बातें जो भी हो वो उन चीजों पर ध्यान नहीं देगा, और अपने भाई की तलाश के लिए मियोरो-सामा निकल पड़ते हैं। और वो अपने घर से काफी दूर आ गए होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर किसी की बात याद आती है कि घर से नहीं बल्कि वहाँ के लोगों से घर बनता है, और जो ये महत्वपूर्ण बातों को फॉलो करता है वो ही एक सच्चा समुराई कहलाता है, और ये और कोई नहीं उसके बड़े भाई ने कहा था। और इन बातों को याद करते हुए मियोरो-सामा कह रहे होते हैं कि तुम कहाँ होगे बड़े भाई। तभी वहाँ पर जिंता आता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता कि तुम्हारे बड़े भाई मिलेंगे कि नहीं, लेकिन वो पूरी कोशिश जरूर करेगा। उसके बाद वो पूछता है कि वहाँ पर जब तुम आखिरी बार अपने भाई से मिले थे तो वो किस हालात में थे, वो काफी ज्यादा खुश थे या फिर दुखी थे। तो इन बातों को सुनने के बाद जो मियोरो-सामा होते हैं वो बता रहे होते हैं कि हम यहाँ पर बातें नहीं कर सकते हैं, हमें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। तो जिंता कहता है कि मैं तुम्हें कोफू की शॉप में ले जाता हूँ, वहाँ पर तुम खुलकर बातें कर पाओगे। उसके बाद वो लोग कोफू की शॉप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मियोरो-सामा उससे पूछ रहे होते हैं तुम्हारी शॉर्ट तो काफी ज्यादा रेयर लग रही है और काफी ज्यादा प्रीशियस भी। तो जिंता बता रहा होता है कि ये रेयर तो लगेगी ही, वो शॉर्ट्स पे विलेज में रहता था और वहाँ के जो गाँव के मुखिया थे उन्होंने ये तलवार उसे सौंप दी थी। तो वो समझ जाता है कि ये जिंता कादोने विलेज से है, जहाँ पर बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा जबरदस्त शॉर्ट बनाई जाती है। तो जिंता बता रहा होता है कि उसके विलेज में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई थी जिसकी वजह से ये जो शॉर्ट्स है ये उसे सौंप दी गई थी। ये तलवार डीमन के खिलाफ एक सबसे ताकतवर वेपन है और इस तलवार का नाम है याराई। ये सुनने के बाद वो कहते हैं क्या तुम इस तलवार को मुझे दिखा सकते हो? तो जिंता उस पर कहता है कि हम जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं पहले। तो मियोरो-सामा बता रहे होते हैं कि उनका भाई खो गया है, और वो लोगों के बीच जब उसके बारे में पूछ रहे होते हैं तो वो भी कहते हैं कि हम नहीं जानते तुम्हारे भाई को। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों ने भी इनकार कर दिया कि कोई उसका बड़ा भाई है, मानो जैसे कि उनके दिमाग से वो मेमोरी ही हटा दी गई हो कि उसका कोई बड़ा भाई है। और वो हमेशा कहते हैं कि बस तुम हमारे परिवार के इकलौते वारिस हो। इन बातों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है। उसने अपने भाई को बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। तभी वहाँ पर वो यानी कि कोफू के डैड आते हैं और उन्हें कह रहे होते हैं कि तुम अपनी प्राइवेट बातें यहाँ पर मत करो, यहाँ पर लोग भी आते हैं जो तुम्हारी बातें सुनेंगे। तो जिंता उस पर कहता है कि वो ही बस अकेला आता था और 2 ही 4 लोग आते हैं जो कि हमारी बातों पर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, तो हमें यहीं पर बातें करनी चाहिए। और किसी ने कहा था कि इनकी मदद करो तो मैं कर रहा हूँ। इस बात से जो कोको होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद मियोरो-सामा आगे बता रहे होते हैं कि उनका भाई जनवरी के मध्य में गुम हो गया था, और जब वो आखिरी बार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि वो बस एक लड़की से मिलने जाने वाले हैं। और वो बता रहे होते हैं कि उनके रूम में उन्होंने एक फूल रख के गए थे जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा तेज थी। तो जिंता पूछ रहा होता है कि किस तरह के, क्या तुम उन्हें दिखा सकते हो मुझे? तो मियोरो-सामा कहते हैं बिल्कुल। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता रेस्टोरेंट में आता है और उसे नाट्सू दिखती है और वो उसके पास आकर बैठ जाता है। तो वही जो कोफू होती है वो कह रही होती है कि आप दोनों तो बहुत ज्यादा करीब आ गए हो। तो जिंता पूछता है कि तुम मियोरो-सामा के कितने करीब आ गई हो? तो कोफू बता रही होती है कि ज्यादा नहीं, वो तो स्पेशल ओकेजन पर
उनके साथ जाती है और वो एक अच्छे आदमी है और वो जानते हैं कि लेडीज को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। इन वजह से वो काफी ज्यादा खुश होती है। उसके बाद वहाँ पर जो उसके डैड होते हैं वो कह रहे होते हैं, वो है तो एक जेंटल आदमी, वो बहुत ज्यादा अच्छे से बातें करते हैं, लेकिन उनके सामने कोई शॉर्ट की बातें करे तो उनकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो वहाँ पर अपना आबा खो देते हैं और अपनी सारी जानकारी और अपने बारे में सारी चीजें बताने लगते हैं, जैसे कि उन्होंने ये दिया था जो कि उनके परिवार के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस है। इसे एक उनके परिवार का सिंबल भी कहा जा सकता है। और जो उनकी माता श्री है वो तो बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो हमेशा से ही गुस्से में रहती है और उनको बहुत ज्यादा डांटे रहती है, लेकिन उनका जो परिवार है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके बाद कोफू के डैड, जो उसका नाम होता है कुकाई, वो उसे जिंदा को ऑफर कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये रेस्टोरेंट वाले के पास नहीं रहनी चाहिए, वो भला इसका क्या करेगा, इसलिए वो आपको ये दे रहा है। तो जिंदा उसकी विनती को मानते हुए उस चीज को यानी कि कोकाई को अपने पास रख लेता है। फिर जिंदा कोफू से पूछ रहा होता है कि वही फ्लावर की बातें कर रहे थे, उसका नाम है टेल, अगर मैंने फ्लावर का नाम अच्छे से नहीं लिखा होगा तो यहाँ पे शो करेगा। तो कोफू बता रही होती है कि हाँ ये वही फ्लावर है। इन बातों को सुनने के बाद जिंदा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर शिफ्ट हो जाता है, हमें उसी बॉल वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास उसके पेरेंट्स बैठे होते हैं और वो उस पर ध्यान रख रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा देर बाद वो गायब हो जाते हैं और वहाँ पर शांति छा जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें जिंदा को दिखाया जाता है जो कि मियोसामा के घर पर पहुंच जाता है और उनकी जो मॉम होती है वो उसका वेलकम कर रही होती है। जिंदा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है, वो कहता है कि वो कोदोनो विलेज से आया है, वहाँ पर फेमस ब्लैक स्मिथ रहते हैं जो कि तलवार बनाते हैं। मियोसामा की मॉम बता रही होती है कि ये बहुत ज्यादा बेबस, बहुत ज्यादा दुखी और किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था, लेकिन जब से आपसे मिला है तो ये बहुत ज्यादा खुश रहने लगा है और इसके लिए आपका शुक्रिया। उसके बाद मियोसामा जिंदा को अपने रूम में लेके जाते हैं और वही वाला फूल दिखाते हैं। तो जिंदा पूछ रहा होता है कि ये वही टेल्फ है ना, तो वो कहते हैं हाँ ये वही है और ये मेरे भाई को उन्होंने विंटर सीजन में दिया था। तो ये बातें सुनने के बाद जो जिंदा होता है वो कहता है कि उसका शक क्लियर हो गया है, आपके भाई को एक डीमन ने अपनी दुनिया में लेके चले गए हैं, क्या आप अपने भाई का रूम दिखाएंगे? तो मियोसामा कहते हैं कि चलो जिंदा तुम आगे चलो। तो जिंदा इस पर कहता है कि आप पहले चलो, वो आपके पीछे पीछे आएगा, क्योंकि उसके अंदर एक डाउट था कि वो अगर उस रूम में जाएंगे और वो डीमन की जो पावर है वो वहाँ पर एक्टिवेट ना हो जाए, इसलिए उसका ऐसा मानना था। उसके बाद मियोसामा आगे आगे बढ़ते हैं और वो उसके भाई के रूम में पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जहाँ पर उसका घर और गांव जल रहा होता है और वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी होते हैं और उस आग में उसके पेरेंट्स भी जल जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर बारिश होती है और आग बुझ जाती है। और जब वो छोटी बच्ची अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है तो देखती है कि वहाँ पर बस राख ही बची है और इतनी सब चीजें होने के बाद वो बच्ची वहाँ पर डीमन बन जाती है और जो वो वहाँ के लोग होते हैं वो उसे दूर भागने लगते हैं। इन चीजों को देखने के बाद जो वो बच्ची होती है वो काफी ज्यादा सदमे में चली जाती है। यहाँ पर उसके परिवार छिन गया, गाँव छिन गया, इसलिए वो इस गाँव को छोड़कर किसी और गाँव पर चली जाती है। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं और वो बड़ी होती जाती है और उसकी नजर एक घर पर पड़ती है और वो एक परिवार को देख रही होती है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपने फैमिली के साथ खेल रहा होता है। ये देखने के बाद वो बच्ची रोते हुए कह रही होती है कि वो फिर से छोटी बच्ची बनना चाहती है और अपने परिवार के साथ फिर से खेलना चाहती है और इसी के साथ वो आगे भी बढ़ती है। लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वो एक छोटी सी बच्ची में बदल गई है और अपने परिवार के साथ खेल रही होती है। दूसरी तरफ जो मियोसामा होते हैं वो भी वहाँ पर अपनी आंखें खोलते हैं और सारा देश को देख रहे होते हैं। वहीं पर जिंदा आ जाता है और वो उन्हें कह रहा होता है कि जैसा कि मैं जानता था कि यहाँ पर वही चीजें होंगी, और वो मियोसामा को कह रहे होते हैं कि यहाँ पर तुमने देखा ना, उस बच्ची का पास्ट हमने देखा जो कि बहुत ज्यादा दर्दनाक था। तभी वहाँ पर मियोसामा के जो भाई होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और उस बच्ची से पूछ रहे होते हैं। मियोसामा की नजर अपने भाई पर पड़ती है और वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका सर दुखने लगता है। दूसरी तरफ जो वो मियोसामा के भाई होते हैं वो बच्ची से पूछ रहे होते हैं कि तुम खाने में क्या खाओगी? तो वो बच्ची बता रही होती है कि तुम्हें अपने परिवार की ओर लौट जाना चाहिए, क्योंकि मेरा तो कोई नहीं है लेकिन तुम्हारा तो है, तो तुम अपनी जिद को छोड़ो और अपने परिवार की तरफ अपना रुख को मोड़ो, क्योंकि मैं अपने परिवार को यहाँ पर देख सकती हूँ और जी सकती हूँ, लेकिन
तुम ऐसा नहीं कर सकते। सादा नाका कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा दुख भरी बातें करती हो। आखिर तुम कितने सालों से इनको यहाँ पर देख रही हो और उसी दृश्य पे अटकी हुई हो। तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, घर से नहीं बल्कि उनके लोगों से घर बनता है और यहाँ पर तो तुम्हारा कोई भी नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी का दर्जा दूंगा और साथ ही जो मेरा समुराई वाला काम है मैं उसे छोड़ दूंगा। तो वो बच्ची कह रही होती है कि मैं तुम्हें अपना पिता चुन लूं तो ये तो कभी नहीं होने वाला, और तुम इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो तो चले क्यों नहीं जाते हो? तो इसमें सादा नाका सांग कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो, लेकिन वो यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक वो तुम्हें लेके नहीं चले जाते। तो बच्ची कह रही होती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हारी जैसी मर्जी, रुको यहीं पर, मुझे क्या। इन बातों को सुनने के बाद जो सादा नाका सान होते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा जिद्दी बच्ची हो, लेकिन अगर वो यहाँ पर हार मान लेते हैं और तुम्हें लेकर अपनी दुनिया में नहीं जाते हैं, इससे उन्हें समुराई कहलाने का कोई भी हक नहीं बनेगा। इसलिए वो कहते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद सादा नाका सान वहाँ से गायब हो जाते हैं। मियोरो सामा उस बच्चे के पास जाते हैं और अपने घुटनों के बल बैठकर उससे कह रहे होते हैं कि मेरे भाई को लौटा दो। तभी वहाँ पर जिंदा आता है और उन्हें कहता है कि अब ये मुमकिन नहीं है। तो इन बातों को सुनने के बाद जो मियोरो सामा होते हैं वो कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने ही तो था मेरा बड़ा भाई और तुम कह रहे हो कि मुमकिन नहीं है। तो जिंदा उसे समझा रहा होता है कि वो जो तुमने डेल्फ वाला फूल दिखाया था वो विंटर के समय में खिलता है और अभी स्प्रिंग चल रहा है, तो तुम्हें समझना चाहिए कि यहाँ पर जो टाइम लाइन है वो अलग ही चल रही है। तो जिंदा का कहने का मतलब है कि जब उसके भाई को वो ले गई थी तब उस टाइम पे विंटर चल रहा था और हमारे यहाँ स्प्रिंग चल रहा है जहाँ पर फूल खिलते हैं, और उनका जो टाइमलाइन रहता है हमारे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा फास्ट चलता है, इसलिए अब तुम अपने बड़े भाई से नहीं मिल पाओगे। तो वो जो बच्ची होती है वो कह रही होती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक डीमन हूँ और मेरे पास एक ड्रीम पावर है जिससे मैंने ये बगीचा बनाया है जो कि मेरी पास्ट की मेमोरी से बनाया गया है, और ये जो तुम जितने भी मेरी यादें देख रहे हो ये मेरे पास्ट में बीत चुकी है। मैं बस यही चीजें कर सकती हूँ, मेरे बस की बात नहीं कि मैं किसी इंसान को अपने ड्रीम वर्ल्ड में कैद करके रखूं, पर मैं तुमसे एक चीज के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने इस शापित दुनिया से उसको मुक्ति दिलवाई थी, लेकिन बदले में उसने उनके भाई से उनको छीन लिया। इस बात के लिए वो उनसे माफी मांगना चाहती है और शुक्रिया कहना चाहती है कि वो कितने अच्छे इंसान थे जिन्होंने मेरी इतनी मदद की, वो भी अपने परिवार के बारे में इतना सोचे बिना मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी। उसके बाद जो जिंदा होता है वो पूछ रहा होता है कि इसके बाद तुम क्या करोगी? तो वो बच्ची बता रही होती है कि वो इस दुनिया को क्रिएट की थी, वो भी अपनी पास्ट की मेमोरी से, जहाँ पर वो बहुत सी खूबसूरत चीजों को देखती रहती थी, लेकिन अब उसके भाई की वजह से उसको मुक्ति मिल गई है तो वो यहाँ से जा रही है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद जिंदा और मियोरो सामा अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। जब मियोरो सामा असल दुनिया में पहुंच जाते हैं और वो पूछ रहे होते हैं कि आखिर मेरे भाई ने उस बच्ची के साथ उस दुनिया में रुकने का डिसीजन क्यों लिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मियोरो सामा अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ते हैं और चिंता के पास आकर बता रहे होते हैं कि उस बच्ची के माँ बाप लगभग 200 साल पहले मर गए थे और उन्होंने इस जगह पर जहाँ पर नाउसुआ फैमिली रहती है वहाँ पर अपना दम तोड़ा था। इसी वजह से वो बच्ची अपनी दुनिया को हमारी दुनिया से कनेक्ट करके रखी थी, क्योंकि उसका जो पास्ट था वो इसी घर पर बीता था। और इन बातों पर जिंदा उनसे माफी मांग रहा होता है कि मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। इन बातों को सुनने के बाद जो मियोरो सामा होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि तुमने मेरी इतनी मदद की, जहाँ पर लोग मेरे भाई के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन तुमने यहाँ पर मेरी मदद की और ये तो मेरे भाई का फैसला था, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता और तुम भी नहीं कर सकते। उसके बाद वो उठकर अपने काम के लिए जा रहे होते हैं कि कोपू उन्हें कह रही होती है कि आपके भाई बहुत ज्यादा नेक दिल थे, आपको अपने भाई पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने अपने फैमिली, अपने जो समुराय था उसको कुर्बान कर दिया एक बच्ची के लिए। इन बातों को सुनने के बाद जो मियोरो सामा होते हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मेरे भाई ने एक अच्छा डिसीजन लिया। उसके बाद जिंदा उनसे पूछ रहा होता है कि उसे एक बात तो समझ में नहीं आई कि वो बच्ची को सादा नाका का असली नाम कैसे
पता चला, क्योंकि जो समुराई होते हैं वो अपना असली नाम अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं बताते हैं। तो ये बात सुनने के बाद जो कोफू के डैड होते हैं वो कहते हैं कि तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, उस बच्ची ने उनका ऑफर ठुकराया नहीं होगा बल्कि एक्सेप्ट कर लिया होगा, इसलिए तो वो उनका नाम जान पाई। तो जिंता इस पर पूछ रहा होता है कि आपने मियोरो सामा का भी असली वाला नाम पुकारा था। तो इस पर कोफू के डैड बता रहे होते हैं कि ये नाम तो उनने उनकी मॉम से सुना था। जब मैं मियोरो सामा की मॉम से मिला था तो वो उन्हें नासुआ कहती थी, तो आपने कैसे उनका नाम जान लिया? और वैसे वो बच्ची कह रही थी कि वो सादानाका का नाम भी जानती थी, और लास्ट में उस बच्ची ने कहा था कि सादानाका सान अब यहाँ पर नहीं रहते हैं। उसका कहने का मतलब है कि वो उस बच्ची के साथ अपना कुछ टाइम एक्सपेंड किए होंगे, यानी कि 20 साल, और फिर वो रियल वर्ल्ड में आ गए होंगे और उनकी एज हो जाने के कारण वो वहाँ पर एक जगह ढूंढ रहे होंगे जहाँ पर उन्हें एक अच्छा सा घर मिलता है और वो अपनी दुकान या फिर कोई अच्छी सी होटल खोल लिए होंगे। तो इस पर कोफू के डैड कह रहे होते हैं कि जैसा कि तुमने कहा कि उस दुनिया में टाइम बहुत तेजी से भागता है, इसका मतलब एक ही बनता है कि सादानाका सान मर गए होंगे। तो इस पर जिंदा कह रहा होता है कि उसने आखिरी बार जब बच्ची को देखा था तो वो बहुत ज्यादा खुश थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जिसका एक ही मतलब बनता है कि उसके डैड उसको मिल गए थे। और मैंने सही कहा ना, वो डैड आप ही है सादानाका सान। उस पर कोफू के डैड कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, वैसे बताओ तुमने पता कैसे लगाया? तो इस पर जिंता कोगाई को निकालता है और बता रहा होता है कि ये जो चीज है इस समुराई के लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है और ये आम से रेस्टोरेंट के मालिक के पास क्या कर रही है, उसने बस यहाँ पर सोचा और पता करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो कोगाई है ये मान लूंगी रखते हैं अपने पास, और वो बता रहे होते हैं कि ये जो कोगाई है वो उनकी है और ये उसके छोटे भाई ने उन्हें गिफ्ट दी थी। तो इस पर जिंता उनसे पूछ रहा होता है कि आप उसके भाई हैं तो उसे बता क्यों नहीं देते हैं? तो सादानाका सान उसे बता रहे होते हैं कि अब अगर वो चीजें वो बताते हैं कि उन्होंने ये बच्ची को क्यों अपनाया तो वो यहाँ पर समझ नहीं पाएगा, और वो इतना बड़ा तो हो गया है कि वो अपने डिसीजन को खुद ले सकता है। तो इस पर जिंता कह रहा होता है कि ये कोई बात नहीं हुई, आप उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, वो भी अजीब से रीजन के कारण। तो सादानाका सान हंसते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, हाँ जानता हूँ कि ये कोई रीजन नहीं हुआ, वो बच्ची बहुत ज्यादा प्यारी थी और मैं उसे वहाँ पर उदास नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैंने वहाँ पर रुकने का फैसला लिया। आप समझ ही गए होंगे कि मेरा बोलने का क्या मतलब है मिस्टर डीमन। जो सादानाका सान है वो जानते हैं कि जो जिंता है वो डीमन है, और जिंता इन बातों से हैरान नहीं होता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि इस वक्त वो बच्ची कहाँ पर है। तो सादानाका सान बता रहे होते हैं कि कोफू ही वो बच्ची है। इन बातों को सुनने के बाद जो जिंता होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कोफू वहाँ पर आकर कह रही होती है कि मैं एक डीमन हूँ और आप एक डीमन हंटर हैं, तो आगे क्या करेंगे, क्या आप मेरे को मार देंगे? तो जिंता वहाँ पर रिलैक्स करता है और अपना ऑर्डर दे देता है। ये देखने के बाद जो कोफू होती है वो स्माइल करते हुए कह रही होती है कि वो जानती थी कि जिंता एक नेक दिल है, वो डीमन को भी जानते हैं कि कौन सा डीमन अच्छा है और कौन सा बुरा, और उनकी जिंदगी में एक मकसद है जिसे उन्हें पूरा करना है। जिंता कह रहा होता है कि जो चीजें वो पा सकता था उनके लिए वो मेहनत तो करता था, लेकिन जो चीजें वो खो चुका है उन्हें पाने की वो मेहनत कितनी भी कर ले लेकिन वो उसे पा नहीं पाएगा। जिंता अब अपनी पास्ट की बातों पर ध्यान नहीं देता है और एक प्यारी सी मेमोरी को बनाते हुए आगे बढ़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें विंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिंता अपने डैड यानी कि जोजो सामा से मिलने आया होता है और उनके पास जिंता के लिए एक काम होता है। वो बता रहे होते हैं कि फाइन आर्ट स्टोन के मालिक उनके पास आए थे, वो भी एक डिमोलिश पेंटिंग लेकर जो कि उन्होंने कुछ वक्त पहले खरीदी थी, और उसका नाम वो बताते हैं द ओकियो ऑफ कोदांजाका, जो कि थोड़ा मुश्किल नाम है। और वो आगे बता रहे होते हैं कि इस पेंटिंग को बनाने के बाद जो उसका ओनर था उसके पैर काम करना बंद कर दिए थे और वो बीमार हो गया था, जिसकी वजह से जोजो सामा उसे बता रहे होते हैं कि यही तुम्हारा मिशन है, तुम इस पेंटिंग की मिस्ट्री को सॉल्व कर दो और ये काम मैं तुमसे फ्री में नहीं कराऊंगा, इसके जो पैसे बनते हैं मैं तुम्हें वो दिलवा दूंगा। तो जिंता इस पर कह रहा होता है कि आपका शुक्रिया। उसके बाद जोजो सामा ये भी कहते हैं कि जब तुम काम कर लोगे तो हम साथ में बैठकर टी पियेंगे। उसके बाद जिंता उस रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए, तभी वहाँ पर जयंती आता है और वो बता रहा होता है इस पेंटिंग के बारे में। जो इस पेंटिंग का प्रेजेंट ओनर था वो इसके कर्ज के कारण मारा गया और वो
वो ये पेंटिंग दिखा रहा होता है जिंदा को। ये बात सुनने के बाद जो सादाना का सान होते हैं वो चिल्लाते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं कि ये बेकार सी पेंटिंग मेरे शॉप से लेकर चले जाओ। तुम क्या चाहते हो कि मैं भी यहाँ पर मर जाऊं? उसके बाद चैन सी जो मास्टर से उसे रियल पेंटिंग मिली थी वो उसे लेकर आता है। साथ में एक और पेंटिंग को लेकर आता है जो जिंदा को दिखा रहा होता है, जो कि थोड़ी सी फटी होती है। वहीं कोफू भी आती है और पेंटिंग को देखने के बाद कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इस पर जिंदा कह रहा होता है कि वो डेनमार्क में कुछ लोगों को जानता है, वो पहचान लेंगे कि इस पेंटिंग को किसने बनाया था और हमें बताएंगे। उसके बाद चैनजी अपने काम पर लग जाता है। वो अपने डैड के पास जाता है जो कि पेंटिंग बनाते हैं और वो उस टेबलिस्ट पेंटिंग के बारे में पूछ रहा होता है। तो इस पर चैनजी के डैड बता रहे होते हैं कि वो जानता है इस पेंटिंग के ओनर को और वो बहुत ज्यादा बीमार है, और वो ये भी बता रहे होते हैं कि जो इसको खरीदा था वो भी कुछ समय पहले मारा गया। तो चैनजी इस पर पूछ रहा होता है कि आप जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि वो पेंटिंग का ओनर कहाँ पर रहता होगा। तो उसके डैड उसको एड्रेस बता देते हैं। उसके बाद चैनजी जिंदा को बता रहा होता है कि जो ओनर है, जो पहले वाले ने डेमोलिश पेंटिंग को बनाया था, वो साकाईचू में रहता है। और जिंदा ये सुनने के बाद वो मन बना लेता है कि वो अकेले जाएगा, क्योंकि ये मिशन बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए वो अकेले संभाल लेगा और इस मिस्ट्री के बारे में पता लगा लेगा। उसके बाद हमारा जिंदा उस जगह पर पहुंच जाता है और वो मिस्टर डोजू सागा को बुला रहा होता है, लेकिन उनके पैर ना चलने की वजह से जिंदा खुद ही अंदर चला जाता है। वो जो मिस्टर डोगुसामा कह रहे होते हैं कि बड़े लंबे अरसे के बाद कोई उनसे मिलने आया है, और वो जिंदा को बैठाते हैं। जिंदा चारों तरफ उनके घर को देख रहा होता है और चारों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग होती है। वो बता रहे होते हैं कि इस पर उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन अब उनसे नहीं बनाई जाती पेंटिंग, क्योंकि उनका जो शरीर है उसने जवाब दे दिया है। इस पर जिंदा उनसे पूछ रहा होता है कि ये जो डिमोलिश्ड पेंटिंग आपने बनाई थी, कहीं उसके कर्ज की वजह से आपकी हालत ऐसी तो नहीं हो गई? फिर जिंदा वो डिमोलिश्ड पेंटिंग उनको दिखाता है और उसका नाम बताता है द ओगिओई कुदानताका, और बता रहा होता है कि वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? तो दोसू साका बता रहे होते हैं कि कुदान साका ये उन्होंने एक औरत के नाम पर रखा था। तो जिंदा पूछ रहा होता है कि कहीं ये औरत इस पेंटिंग में तो नहीं? वो बता रहे होते हैं कि उन्हें एक रास्ते में बंदा मिला था जो कि अक्सर उनसे घर पर मिलने आया करता था, और उन्हीं ने ये सजेस्ट किया था, जिसकी वजह से मैंने इस पेंटिंग का नाम रखा, और उस बंदे का नाम मोतुहारा था। ये बात सुनने के बाद जो जिंदा होता है उसे पास्ट की बातें याद आ रही होती है।